गेस्ट ने हमसे एक ऐसी रिक्वायरमेंट करी जो सुनने के बाद थोड़ी देर तक तो हमको समझ में नहीं आया कि हम इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करें। ये काम जो आपका है ना वो फुल क्रिएटिविटी और फुल ऑन मैनेजमेंट का है, दोनों में बैलेंस कैसे करते हैं आप? इवेंट इंडस्ट्री के लिए कहावत है कि इवेंट इंडस्ट्री रन्स ऑन यंग ब्लड। देखो टीएमटी के साथ सबसे अच्छा एडवांटेज क्या रहा कि गुंजन और उसकी टीम बहुत यंग है, और जब गेस्ट हमसे आके एक बात कहता है कि यार नावेद अपने हिसाब से देख लेना, सबसे बड़ा डर वो होता है। इतना पैसा खर्च होने के बाद भी जो वेंडर्स होते हैं ना वो क्लाइंट के साथ मतलब कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करते हैं, वो तो तब पता चलता है जब फोटोग्राफी क्लाइंट के पास में जाती है। भाई जब दूल्हा दुल्हन हवा में उठाए जाते हैं जयमाल पहनाने के लिए, तो जयमाल टूट भी जाती है। एक बार तो ऐसा इंसिडेंट है कि लड़के वाले बारात का बैंड ही बुक करना भूल गए। क्लाइंट बिल्कुल म्यूट था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। बाद में उसने सबके ऊपर FIR कर दी। हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक को होस्ट किया है। मैंने एज अ चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी को भी होस्ट किया था। साल भर में एक सेटअप आपका ऐसा होना चाहिए जो पूरे शहर में चर्चा का विषय हो कि यार इस बार नावेद ने काम किया और वो बहुत शानदार काम था। जब ब्राइड की एंट्री हो रही होती है तो जो लोगों को साइड खिसकाना होता है ना, उसमें लोगों को लगता है कि उनकी बेइज्जती हुई जा रही है, हमको हटा दिया गया है यहाँ से। आपके साथ एक वेडिंग करी थी लेबुआ में, और जो लेबुआ का जो सेंटर वाला जो पॉर्स है, सहन वाला एरिया, हाँ, उसमें इतना उसका जो आपने स्पेसियस काफ़ी मंडप बनाया था, और वो मंडप वाकई में बहुत खूबसूरत आपने डिज़ाइन किया था। उसका पहला रिस्पॉन्स था कि नवेद यू मेड माई डे। जो यंग जनरेशन है जो अपनी जो 12th कर लेते हैं और कुछ एक नया ऑप्शन सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए मतलब उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए इस काम को करने के लिए? जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं हम उनसे कहते हैं कि जब आप कभी वेन्यू बुक करने जाना हो ना, तो पहले हमारे पास आइए, क्योंकि जो रेट आपको गेस्ट देगा और हमको जो रेट गेस्ट देगा उसमें फ़र्क होगा। तो हमने कहा उसमें ही आपके 1.5 लाख रुपए हम यूँ ही बचवा देंगे। आपका सबसे पहला लव कौन सा है? पैसा खर्चा करोगे तमाशा देखो। अगर किसी मान लीजिए कस्टमर का बजट बहुत टाइट है तो उसके लिए डेकोरेशन का क्या मतलब ऑप्शन रहता है, मतलब आपके पास में? एक डेकोर आंखों के लिए होता है और एक डेकोर कैमरा के लिए। वेडिंग का जब फंक्शन चल रहा होता है, इवेंट चल रहा होता है, तो उसमें आपके हिसाब से सबसे प्रेशर वाला और आपका जो सबसे पैशनेट वाला जो पल होता है वो कौन सा होता है? आजकल लखनऊ में एक कल्चर आ गया है ऑन द स्पॉट फंक्शंस का। आप किसी 5 स्टार होटल में मुंह उठा के चले जाइए, उनसे कहिए कल मुझे फंक्शन करना है, होटल आपका फंक्शन दे देगा। अभी तक के करियर में मैंने बाय गॉड ग्रेस कोई फेलियर नहीं है। TMT अनफिल्टर्ड के एक और एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। आजकल की वेडिंग में काम अलग अलग लोग करते हैं, कोई प्लान करता है तो कोई डेकोर करता है, और अगर यही दोनों चीज़ें एक ही इंसान के हाथों में हो तो शादी एक लाइव पेंटिंग बन जाती है। लेट्स वेलकम द मास्टर माइंड ऑफ मोमेंट्स, द वन हु इमेजिन इट, बिल्ड्स इट एंड टाइम्स इट, मिस्टर नावेद अहमद, द फाउंडर ऑफ लखनऊ डेकोरेटर्स, वेडिंग प्लानर, डेकोरेटर एंड आर्टिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि ये डेकोरेशन की जर्नी आपने कब से स्टार्ट करी और लखनऊ में आप कब से काम कर रहे हैं? डेकोरेशन की जर्नी तो एक एक्सीडेंट था। मतलब मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग ही नहीं करता था, और बचपन से मुझे इवेंट्स का इंटरेस्ट था, तो स्कूल लाइफ से मैं पार्ट टाइम जॉब करता चला आ रहा हूँ। Okay. और 2011 ऑनवर्ड्स जिनके साथ मैं काम कर रहा था उन्होंने ही मुझे बोला कि आप जो है हमारे साथ एसोसिएट हो जाओ, क्योंकि वो भी कहीं जॉब करते थे। अच्छा। 2011 में उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी जी, अपने नाम से, तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप भी हमारे साथ एसोसिएट हो जाओ। ओके। तो आई वॉज वेरी ब्लैंक कि मुझे कुछ इस तरह से टेक्निकल तो कुछ आता नहीं है, बट जब साथ में एसोसिएट हुए और होता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये काम कर लोगे, तो ट्राई किया गया और वो चीज़ें हो गई। और वहाँ से ही ये जर्नी एक तरह से ऑफिशियल मोड में स्टार्ट हुई। और हम लोग पहले वेडिंग्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ओके। वी यूज्ड टू डू ऑडिशंस या इस तरह के कोई इवेंट्स या कॉन्सर्ट्स, तो ये सारी चीज़ें चलती चली आ रही थी। और फिर होता है ना कि जब आप किसी एक माहौल में आ जाते हो तो उस माहौल में धीरे धीरे आप रंग जाते हो। तो 2013
2013 के आसपास हम लोगों ने एक वेन्यू लिया था जिसका नाम था नदिया किनारे लॉन्स, अच्छा और गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी थी, हम लोगों ने उसको लीज आउट किया था जी, और वहाँ पे प्योरली हम लोगों ने वेडिंग्स करना स्टार्ट करी। ओके, तो धीरे 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 वेडिंग्स वो स्टार्ट हुई और वेडिंग्स का कल्चर वो डेवलप हो गया। ओके, और जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया तो बेसिक्स सारी समझ में आने लगी कि बेसिक्स क्या होती हैं, जी, क्लाइंट क्या चाहता है, हमारे फेलो वेंडर हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हमें क्या डिलीवर करना है। राइट, राइट, तो शुरुआत से ही हम लोगों के पास इन हाउस प्रोडक्शन रहता था कि जिसे सो कॉल्ड सा टेंटेज वर्क या फ्लोरल वर्क कहा जाता है, तो वो हम लोग के पास अपना ही रहा। ओके, तो किसी दूसरे वेंडर के भरोसे पे रह करके वो काम नहीं किया, क्योंकि हर वेडिंग में कभी भी कैसा बहुत मुश्किल से ऐसा होता हो कि कुछ वेडिंग्स ऐसी हों जिसमें क्लाइंट आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा ना मांगे, बहुत ना के बराबर ऐसा होता है। तो कभी चेयर्स कम बढ़ गई या क्लाइंट को लगा कि चेयर्स बढ़ जानी चाहिए, कभी लगा कि सोफ़ा बढ़ जाना चाहिए है, या कभी कुछ XYZ रिक्वायरमेंट हो गई कि क्लाइंट ने कहा ये बढ़ा दो। तो जब चीज़ें आपके पास अपनी इन हाउस होती हैं तो आप क्लाइंट को वो चीज़ें डिलीवर कर पाते हो। राइट, क्योंकि आज के ज़माने में जो एकदम से अभी कुछ सालों में देखा गया है कि वेडिंग प्लानिंग का दौर आ गया है। पहले लखनऊ में वेडिंग प्लानिंग जैसा कुछ नहीं था। जी, 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 लखनऊ में सिंपल वेन्यू होते थे और उन वेन्यू की सजावट होती सजावट होती थी, राइट, थी, ठीक है। तो सजावट करने वाले जो लोग थे वो लिमिटेड थे, जी, वही काम करते आ रहे थे। और हमारी इंडस्ट्री में उस वक्त फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था। राइट, राइट, अगर हम बात करें 2012 की, 13 की, 14 जी, की, जी, जी, तो जो आज के वक्त में 2025 में जो फीमेल वेडिंग प्लानर्स आपको जगह जगह दिख जाती हैं, जी, जी, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत इंटेंस लेबर लगती है और बहुत क्रूशियल काम होता है ये। मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है किसी के घर की बेटी को विदा करवाने की। राइट, ये बिजनेस तो बाद में है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस इंसान का सब कुछ आपके कंधों पे होता है, बिगनिंग टू एंड, कि अगर आपसे कुछ भी 19-20 हुआ तो वो जिंदगी भर का मार्क आपके ऊपर लगेगा। राइट, अच्छा होगा तो अच्छी चीज़ में, और अगर कहीं कुछ खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ हुआ तो ज़िंदगी भर के लिए वो क्लाइंट और वो चीज़ आपके साथ चिपकी रहेगी कि ऐसा एक इवेंट में हो चुका है। तो शुरुआत की जर्नी ऐसे ही रही। अब तो इतना एवाल्यूएशन हो चुका है मार्केट में कि इंस्टाग्राम आ गया, पिंटरेस्ट आ गया। पहले इतना इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, अब इंटरनेट पे हर चीज़ लाउड एंड क्लियर मौजूद है कि दिल्ली में क्या हुआ, US में क्या हुआ, किसी फ्रेंड की कहाँ शादी हुई, राइट, उसके प्री फंक्शंस कैसे हुए, तो वो सब कुछ अब बहुत ईजिली अवेलेबल है। क्लाइंट पहले से ज़्यादा अवेयर हो गया इन सब चीज़ों को लेकर। अवेयरनेस कह सकते हैं कि अवेयरनेस बढ़ गई, जी, या ये कह सकते हैं कि उसकी चाहतें बहुत बढ़ गई। हाँ, बट ये तो आपकी कंपनी के लिए और आपकी फील्ड के लिए तो ये तो अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं। हमारे लिए अच्छी बात है भी और नहीं भी है, अच्छा, क्योंकि होता क्या है कि जी, अब जैसे किसी ने फॉर एन एग्जाम्पल दिल्ली की किसी वेडिंग में कुछ देखा ठीक है, कि साहब ये स्टेज बहुत पसंद आ रहा है मुझे, जी, जी, मुझे ये स्टेज चाहिए। अब दिल्ली में शादी हुई, किसी को ये थोड़ी ना पता कि वो शादी का बजट क्या था, राइट, ये तो इशू है। ठीक है। जी। अब उसने वो देख लिया कि वो स्टेज चाहिए मुझे। अब वो स्टेज अगर हमें बना के देना है तो हम बना के दे सकते हैं, क्योंकि वो किसी ने तो बनाया ही है, राइट, कहीं तो बना है, सही बात है, ठीक है। तो कोई ना कोई तो उसे बना देगा। बना देगा, 19-20 कुछ अगर फर्क हो जाए तो एक अलग बात है, राइट, लेकिन जब वो कोई चीज़ बनी है मार्केट में तो बनेगी, दोबारा फिर से बनेगी। लेकिन क्लाइंट उसके पीछे की कॉस्ट को नहीं समझता। उस कॉस्ट को समझाना और उस क्लाइंट का समझना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो कहते हैं ना कि 19-20 का मार्जिन है ना, ये 19-20 नहीं, 19-20 लाख का फर्क है। सही बात है। तो क्लाइंट ये नहीं समझता, वो इंटरनेट से कहीं की भी फोटो उठा के ले आएगा और ये कहेगा मुझे ये चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि क्या वो स्टेज, क्या वो सेटअप उस वेन्यू पे बन पाएगा नहीं बन पाएगा जो उसने बुक किया है, बस। लेकिन ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश होती है, तो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हर जगह नहीं होती। या तो क्लाइंट अपनी जेब के ऊपर ध्यान ना दे,
कि अगर उसे कोई चीज़ अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करनी है तो वो फिर जेब के ऊपर ध्यान ना दे कि कितना खर्चा हो रहा है। सही बात है। ठीक है, हम एक इवेंट प्लानर अगर हैं तो हम पिन से लेके एरोप्लेन तक सब कुछ मुहैया करा सकते हैं। आपको अगर हमारी प्लानिंग सर्विसेज चाहिए हैं और उसमें आपको कुछ भी चाहिए तो वो कुछ भी हम आपको दे सकते हैं। मना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। उसके पीछे बस 2 कंडीशंस हैं जी अगर आपको कोई आर्टिस्ट चाहिए जी तो उस आर्टिस्ट की डेट्स अवेलेबल होनी चाहिए राइट और आपकी जेब में उतना पैसा होना चाहिए कि आप उसको हायर कर सकें। राइट दैट्स इट। इसके बाद कोई तीसरा चौथा सवाल जवाब नहीं है। आप किसी का नाम ले लीजिए, किसी चीज़ को, आपको प्राइवेट प्लेन चाहिए, जेट चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए है, आर्टिस्ट में आपको सलमान खान चाहिए, शाहरुख खान चाहिए, कुछ चाहिए, अगर उस आर्टिस्ट की डेट अवेलेबल है और आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि वो सब लोग पैसा कमाने के लिए ही बैठे हैं, सही बात है। सर्विस देने के लिए बैठे हुए, राइट। तो बिल्कुल आएंगे। बेसिकली ये कह सकते हैं कि लखनऊ डेकोरेटर्स की जो जर्नी है आपकी 2013 में, मतलब आपने इस्टेब्लिश किया इस ब्रांड को। ब्रांड ऑफिशियली एक्चुअली लखनऊ डेकोरेटर्स के पीछे की भी एक कहानी है। प्लीज़ बताइए ज़रूर। वो कहानी क्या है, क्योंकि मैं हमेशा से गवर्नमेंट की चीज़ों से जुड़ा रहा। अच्छा। गवर्नमेंट इवेंट्स के साथ जुड़ा रहा, लखनऊ महोत्सव के साथ अच्छा। बहुत लंबा एसोसिएशन है हमारा। लखनऊ महोत्सव जो होता था अपने यहाँ, वो मतलब बिल्कुल, बिल्कुल, आप ही के उसमें होता था। ठीक है, तो हम उस लखनऊ महोत्सव समिति के सदस्य भी रहे हैं ओके। और वेंडर भी रहे हैं। अच्छा। तो जैसे आजकल आप देखते होंगे ना कि इंसान अपनी कंपनी का कुछ भी नाम रख लेता है, कोई भी इंग्लिश नाम रख लेता है। हाँ, कुछ भी हो जाता है। ठीक है जी। तो जो लोग ग्रैब नहीं कर पाते हैं। जी। जब मैंने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करी थी तो बॉम्बे में मैं कुछ टाइम जब मैंने स्पेंड किया था तो मैं बिल बोर्ड्स को बहुत ध्यान से देखता था। ओके। जितनी भी होर्डिंग्स आपकी लगी होती हैं, जी 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 उनको मैं बहुत ध्यान से देखता था। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार जितने बिल बोर्ड्स हैं इन पे नंबर्स बड़े यूनिक क्यों होते हैं। अच्छा। मतलब कि बहुत फैंसी नंबर, बहुत वीवीआईपी नंबर तुरंत याद हो जाते हैं। तुरंत याद हो जाते हैं। जी जी जी। तो वो उसके पीछे मार्केटिंग ही होती है कि इंसान गाड़ी से गुजर रहा है तो जो उस पर लिखा है फ्लेक्स पे या बिल बोर्ड पे वो आप विद इन सेकेंड्स आपके दिमाग में वो प्रिंट हो जाना चाहिए कि मैंने फलानी कंपनी का नाम वहाँ देखा था। राइट। तो अब मैं लखनऊ का हूँ और लखनऊ में ही रहा हूँ, पला बढ़ा हूँ, स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ सब कुछ यहीं से हुआ है। तो जब कंपनी के नाम को लेकर के बात आई तो मैंने कहा यार कंपनी, यार कुछ भी हो उस कंपनी में लखनऊ का नाम जरूर होना चाहिए। क्या बात है, दिल से। हाँ, मतलब ये फैक्ट था कि कंपनी कोई भी हो और कंपनी का नाम बहुत सिंपल, बहुत ईज होना चाहिए। जी जी। कि इंसान को एक झटके में सही बात है पता लग जाए कि हाँ उस कंपनी का नाम ये है। राइट। तो हमने कहा नाम जो है वो लखनऊ का ही होना चाहिए, चाहे लखनऊ नाम उसमें कहीं पे भी है आना चाहिए। और फिर ये हुआ कि यार हम लोग डेकोरेटर का काम करते हैं। हाँ। तो लखनऊ और डेकोरेटर से कुछ मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पेन पेपर पे बहुत सारे नामों के ऑप्शंस बनाए। अच्छा। तो अब हर बार ये होता था कि एक लखनऊ वर्ड होना है और एक डेकोरेटर वर्ड होना है। हाँ। तो हम एकदम से बस ऐसे ही क्लिक किया कि लखनऊ डेकोरेटर्स क्यों नहीं। तो हमारे साथ में जो लोग सीनियर्स वगैरह बैठे थे सब हंसने लगे। कहने यार इस नाम से कोई ना कोई कंपनी पहले से होगी मार्केट में। अच्छा। और ये डिस्कशन हो रहा था लेट नाइट, 1:30-2 बजे के आसपास सुबह के। अच्छा। ये डिस्कशन का टाइम जो है अर्ली मॉर्निंग सुबह का चल रहा था। हम लोग शायद विंटर्स थे, कोई इवेंट से लौटे थे या कुछ थे, तो ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था। तो सब हंसने लगे, वो बात आई गई हो गई जी। अच्छा, उस वक्त फेसबुक आ चुका था। अच्छा। 2011-12 में की बात है, 13 की बात होगी, तब उस वक्त फेसबुक आ चुका था। अच्छा। इंस्टाग्राम शायद नहीं आया था। जी जी जी। ठीक है, तो हमने अच्छा, क्योंकि मैं लखनऊ में रहा हूँ, एक कॉन्वेंट एजुकेटेड रहा हूँ, तो इंटरनेट और टेक्निकल चीज़ों का मुझे हमेशा से बहुत शौक था। तो मैंने रात भर रिसर्च करी। अच्छा। कि इंटरनेट पे इस नाम से क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं पूरे इंडिया भर में। जी जी। हो सकता हो भाई लखनऊ डेकोरेटर्स लखनऊ में ना हो, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो। जी। तो मैंने पूरी रात स्टडी करी। इस नाम से रिलेटेड मुझे कुछ कहीं नहीं मिला। अच्छा। मतलब मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, इससे मिलता जुलता भी कुछ नहीं मिला। लखनऊ इवेंट्स जैसा कुछ कहीं आया था, लेकिन लखनऊ डेकोरेटर्स जैसा कहीं कुछ नहीं आया। तो हमने जब अपने सीए साहब से इस बारे में जिक्र किया तो सीए साहब ने कहा रुको, मैं अब
एक कोई लिस्टिंग होती है कंपनीज की, अच्छा। उस पर चेक करता हूँ। हाँ तो उस पर उनको नाम नहीं दिखा। हाँ। तो सीए साहब का पहला अल्फाज था कि यार तुम लोग बाकी के डिस्कशंस अपने करते रहना, अच्छा। मैं पहले इसको रजिस्टर कर रहा हूँ। तो बाकी बातें बाद में करते रहेंगे तुम, हाँ। लेकिन सबसे पहले इसको रजिस्टर करते हैं। क्या बात है। तो लखनऊ डेकोरेटर्स ऐसे बन गई, वाह। और वो नाम ऐसा था कि लगता ही नहीं था कि कोई नई कंपनी है, और एकदम नाम लाउड एंड क्लियर था, लाउड एंड क्लियर कि क्या काम करते हैं। सही बात है। और कहाँ करते हैं। और कहाँ करते हैं जी। तो किसी को बताना भी नहीं पड़ता था। राइट। फिर हमने उसका जो लोगो भी बनाया, हाँ, तो लोगो में भी ये आपने रूमी दरवाजा मैंने देखा है हाँ, उसको तो लगा लखनऊ रखा की है। पहचान जो है वो रूमी गेट है। सही बात है। तो रूमी गेट हमने कहा उसमें आना चाहिए। हाँ। और डेकोरेशन का काम है तो तंबू वंबू कुर्सी मेज आनी चाहिए। तो हमारे लोगों में ये दोनों चीजें हैं। हाँ। तो हमारे लोगों को और नाम को देख करके किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है हाँ। कि क्या है क्या नहीं, इंसान एक बार में समझ जाता है। बिल्कुल। तो सरकारी काम करने थे जी। इसलिए सरकारी नाम रखना था, तो लखनऊ डेकोरेटर्स बन गया। वाह। और तब से जो है, पहले तो शुरुआत में सिर्फ हम लोग डेकोर ही करते थे, ये सब जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आई हैं जी ये सब तो बहुत बाद में आई। वरना कुछ ही फंक्शंस में सुनते थे कि यार वो ब्राइड एंट्री, ग्रूम एंट्री, ठीक है, जयमाल थीम, ये सब तो बहुत बाद में आया। सही बात है। वरना इंसान अपना एक जनरल जगह लेता था, उस जगह पे कुछ 7-8 डेकोरेटर्स या 5-6 डेकोरेटर्स होते थे, उनमें से चूज कर लेता था, वो काम कर देते थे। अच्छा भैया एक चीज़ बताइए, शादियों में जो डेकोरेटर्स होते हैं उनकी तो प्रेजेंस मतलब लोगों को दिखती है, जैसे जयमाल का स्टेज हो गया या मंडप हो गया, लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं प्लानर को लेकर के, तो इवेंट प्लानर का काम थोड़ा सा इनविजिबल सा होता है। तो मतलब लोगों को ये बताइए कि क्या आज के टाइम पे मतलब प्लानर कितना मस्ट है मतलब एक शादी को करने के लिए। असल में ये प्लानर वर्ड जो आया जी, ये आया एलीट क्लास से। एलीट क्लास से, ओके। जैसे कि क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई शादी है, जी, ठीक है, तो आपने अपने चाचा को, मामा को, फूफा को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। सही बात है कि ऐसा है चाचा आप खाने पे ध्यान दे दिएगा, हाँ। और फूफा जी आप जो है जरा सजावट वाले के साथ लग जाइएगा। जी ठीक है जी। और आप मामा जी आप जरा यार घर वालों को आना जाना कैसे है, ये सब पहले ऐसी शादियाँ होती थी। सही बात है, ऐसे ही होता था। ठीक है, फिर लोगों को लगने लगा और लोगों ने ऑब्जर्व करने लगे कि जब शादी में घर के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो वो तैयार नहीं हो पाते हैं, वो इंजॉयमेंट नहीं कर पाते हैं, वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं, राइट, वो आखिरी मोमेंट तक फंसे ही रहते हैं। तो जब हमको लग रहा है कि ऑफिशियली शायद पहली शादी कब की बात रही होगी, शायद 2011 की रही होगी, जब हमने, तो कोई क्लाइंट थे जी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है हम और मेरे घर का कोई भी आदमी जी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम लोग सिर्फ रेडी होकर के आएंगे। अच्छा। हाँ, पहले समझ लीजिए। अच्छा, हम लोग, आप मुझे टाइम दे दीजिए कि इतने बजे सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए। जी जी, ठीक, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट थे। सही बात है। तो उन्होंने हम लोग को हायर किया था कि ऐसा है हम आपको हायर इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पे सारा कोऑर्डिनेशन देखेंगे। तो ये मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं था, ये एलीट क्लास ने कि हमको फ़ोन मेरे पास किसी का फालतू आदमी करना है, मेरा नंबर किसी के पास ना जाए, और कोई हर बात के लिए हमको डिस्टर्ब ना करे, हमें अपना फंक्शन फुल ऑन एंजॉय करना है। तो ये प्लानर जो है ये यहाँ से इंट्रोड्यूस हुए, ओके। वरना प्लानर जैसी कोई व्यवस्था लखनऊ में तो नहीं थी। हाँ। अब प्लानर जब आ गए जी, तो प्लानर ने क्या किया कि डेकोरेटर हायर किया, अच्छा, केटरिंग वाला हायर किया। ठीक है, पहले उसको फिल्टर किया कि भाई 4 लोगों में से 3 लोगों में से किसको चूज करना है जी। फिर उन 2-1 लोगों की फाइनल मीटिंग क्लाइंट से करवाई। मतलब सर्चिंग में भी प्लानर का बहुत बड़ा हेल्प था, जल्दी खत्म कर दी। सब कुछ देखिए, आप अगर प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं जी, तो उसकी जानकारी आपको ज़्यादा होगी। राइट, भाई किसी के घर में शादी अगर हो रही है जी, तो शादी रोज तो होती नहीं है। सही बात है। भाई 10 साल में एक बार किसी की शादी होती है, या कभी कोई ऐसा संजोग बनता है कि जिसमें 10 सालों में 2 शादियां हो गई किसी घर में, वरना शादियां रोज तो हो नहीं रही है। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या आया क्या नहीं आया, ये सब पहले कहाँ था। अब जैसे इफ वी टॉक अबाउट लखनऊ में 5 स्टार होटल्स के नाम पे सिर्फ 2 होटल थे, एक लखनऊ शहर के अंदर क्लार्क अवध जी, और दूसरा गोमती नगर में ताज होटल। ताज होटल, राइट। इसके अलावा
कोई होटल नहीं था जी। ये जैसे जैसे वक्त गुजरा 2015-16 वाला जो टाइम पीरियड आया जी। उसमें लखनऊ में मैरियट ने अपना रेनेसा ओपन किया, जी। मैरियट ने अपना फेयरफील्ड ओपन किया, नोवोटल आया अकॉर्ड ग्रुप का। तो ऐसे धीरे धीरे 5 स्टार ब्रांड्स लखनऊ में आए। तब लोगों को समझ में आया कि हाँ ये सब जगहों पे भी शादियां होती हैं। सही बात वरना ताज होटल हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर पाता था, राइट। हर आदमी जा ही नहीं पाता था वहाँ पे। तो जब से ये होटल इंडस्ट्री लखनऊ में आई है और तब लोगों को एक पुश मिला। फिर हमारे जैसे जो लोग थे उन्होंने ही बताना शुरू किया कि अब आप मैदान में क्यों जा रहे हैं, होटल चलिए। तो लोग डरते थे। अच्छा। लोगों के अंदर एक झिझक थी, हेजिटेशन था कि यार 5 स्टार होटल में जाएंगे, क्या हम वहाँ क्या कर पाएंगे, हमारे लोग क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास की या लोअर मिडिल क्लास की, जो वहाँ नहीं जा पाते थे। ठीक है, हम लोगों ने उनको मोटिवेट किया, ले करके आए, दिखाया कि आपके बजट में भी यहाँ चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपकी गैदरिंग उतनी है सही बात कि यहाँ पे हो सकता है तो आपके बजट में भी यहाँ चीज़ें हो सकती हैं। तब तो वो सब चीज़ें बढ़ करके होटल्स में आई ना। वरना स्ट्रेट अवे लखनऊ में मैदान हुआ करते थे, मैदानों पे टेंट लगा होता था, टेंट वालों के साथ साथ केटरिंग होती थी, शादी हुई, काम हो गया। तो अभी तक तो जिंदगी ऐसी चल रही थी सबकी। अभी प्लानर के साथ साथ आज के वक्त में जी डिज़ाइनर्स आ गए हैं जो वेडिंग डिज़ाइन करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अच्छा। आपका मूड बोर्ड सेट करते हैं। ये मूड बोर्ड का वर्ड अभी बहुत जल्दी आया है, मेरे हिसाब से 6-7-8 सालों में आया होगा, जब से इंस्टाग्राम आया है या कुछ आया है। वेडिंग डिज़ाइन से क्या मतलब है मतलब आपका भैया? देखिए मैंने 2014 में शायद मुझे ध्यान है जी, आई विल नॉट टेक द नेम, बट मैंने एक बड़ी वेडिंग करी थी ताज में। अच्छा। ठीक है जी। उसमें एक इंडिया की बहुत बड़ी वेडिंग डिज़ाइनर आई थी। अच्छा। ठीक है, बहुत बड़ी वेडिंग डिज़ाइनर, आज के वक्त में उसका नाम बहुत बड़ा है। ओके। ठीक है, उसने सिर्फ कागज़ पे वेडिंग को डिज़ाइन करने के उस वक्त 10 लाख रुपए लिए थे। मतलब जिसमें डेकोर से लेके एंट्री प्लान से लेकर के एवरीथिंग सब कुछ होता है। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ डेकोर की। अच्छा, ये डेकोर की आप बात कर रहे कि हैं? डेकोर का डिज़ाइन कैसा होगा। ओके। कि डेकोर में पर्दे किस रंग के होंगे, अच्छा। पर्दों के साथ में प्रॉप्स कैसे होंगे, स्टेज कैसा दिखेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करी थी कि एक एक चीज़ ड्राफ्ट से क्राफ्ट करके बनाई गई थी। वाह। सीटिंग प्लान कैसा होगा, लड़की वाले क्या कपड़े पहनेंगे, लड़के वाले क्या कपड़े पहनेंगे। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 2014 की। ठीक है, उस वक्त ये सब लखनऊ में था ही नहीं और ये सब एलीट क्लास में ही होता था। तो कागज़ पेन पे वो चीज़ ड्रॉ हुई कि हमको कुर्सियाँ रखनी है तो कुर्सियों पे बो कैसी होगी, उनकी फ्लेयर्स कैसी होंगी, सोफ़े हैं तो सोफ़े का कलर क्या होगा, सोफ़ों पे कुशन कैसे जाएंगे, कुशन का साइज़ क्या होगा। ठीक है, कारपेट कैसी होगी। एक एक डिटेल डिस्कशन कागज़ पे एक फाइल में बन करके आया था कि आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ये चीज़ें अरेंज करनी है। और वेडिंग पे वो डिज़ाइनर नहीं आई थी। ओके। उस काम को एग्जीक्यूट कराने के लिए वो नहीं आई थी, उसने सिर्फ किताब बना करके दी थी कि आपको ऐसा ऐसा करना है। तो ऐसा भी हुआ है। अब तो अगर आज के वक्त की अगर हम बात करें, कोविड के बाद से लखनऊ में डेकोर जो हो रहा है वो करोड़ों रुपए तक का हो रहा है। हमारे पास लखनऊ में कुछ ऐसे बड़े वेन्यूज़ आ गए हैं कि जिसमें लोग लाखों छोड़ दिए करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं। बट आपने जितनी बातें अभी बताई हैं इसमें एक एडवांटेज तो एज ए फोटोग्राफर्स हम लोग को भी हुआ है आप लोगों के होने की वजह से, कि जैसा अभी आपने बताया ना कि लोग व्यवस्था को कम देखते हैं और अपने फंक्शन को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उसकी वजह से ही हम लोगों को कैंडिड मोमेंट्स अच्छे मिलने लगे। हाँ, देखिए यहाँ पे अब सिर्फ वेडिंग इंडस्ट्री जो है वो चीज़ों पे बहुत लिमिटेड नहीं है जी। इतनी चीज़ें बढ़ गई हैं एक वेडिंग में जी। अगर आप डे 1 से प्लान करते हैं, डे 1 से आप क्लाइंट के साथ हैं, तो जैसे ही डेट फिक्स हुई, अब तो हम लोग के पास अपने इतने क्लाइंट्स हैं, ठीक है, कि जैसे ही उनकी डेट ब्लॉक होती है कि हमको अगले साल फलानी डेट को शादी करनी है, अच्छा। तो पहला फ़ोन हम लोगों के पास आता है कि यार नावेद डेट ब्लॉक हो गई है, अब वेन्यू चूज करवाना तुम्हारा काम है। वेन्यू क्या बेटर रहेगा, हमारे इतने लोग इधर के हैं, इतने लोग इधर के हैं, अच्छा। और हमको ये एरिया सूटेबल रहेगा,
तो इन एरिया में क्या क्या प्रॉपर्टी है, अच्छा। कहाँ पे करना बेटर रहेगा, कहाँ का खाना अच्छा है, या हम किसी ऐसी प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं जिस पे हम अपनी अपनी खुद कस्टमाइज केटरिंग करा सकते हैं। तो अब क्लाइंट हमको पहले से ही बात करता है, इनविटेशन कैसे डिज़ाइन होना है, इनविटेशन कैसे जाना है लोगों तक, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आपके शहर में हैं, बहुत सारे गेस्ट शहर के बाहर हैं, तो उन तक इनविटेशन कैसे पहुंचाना है। ठीक है, उसके बाद इनविटेशंस पहले सिंपल कार्ड चलते थे, अब हैम्पर्स चलते हैं कि इनविटेशन कार्ड्स में आपको क्या क्या रखना है, कैसे रखना है। उसके लिए एक डिज़ाइनिंग की टीम सेपरेट होती है जो एक एक चीज़ डिज़ाइन करती है। फिर वो डिज़ाइनर आपका जो होता है, जो ग्राफिक डिज़ाइनर कह लिए या स्टाइलिस्ट कह लिए, जो इनविटेशंस की एक एक एक्टिविटी आपके हर गेस्ट तक पहुंचाता है। अच्छा। इसी में आपका हॉस्पिटैलिटी आ जाती है। ओके। हॉस्पिटैलिटी का काम स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है कि इनवाइट जो भेजना है हमें, इनवाइट भेजने के बाद RSVP कंफर्म करना है उनसे कि वहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बाई फ्लाइट आ रहे हैं, बाई ट्रेन आ रहे हैं, बाई रोड आ रहे हैं, उनको गाइड करना। क्योंकि अब क्लाइंट नहीं चाहता आज के वक्त में कि उसको सब रिश्तेदार फ़ोन करें। सही बात है। वो हमको हायर करता है, हम अपने एंड में टीम हायर करते हैं। हॉस्पिटैलिटी का काम होता है सारे गेस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, कौन कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको वेन्यू तक लाना, उसको चेक इन करवाना, यहाँ तक हॉस्पिटैलिटी का पार्ट रहता है। और उसके बाद जो गेस्ट 2 दिन के लिए आपके शहर में आपके वेन्यू पे आ रहा है, उस गेस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना भी एक बड़ा टास्क होता है। मुझे 2018 की बात होगी या 19 की बात होगी, कोविड नहीं आया था उस टाइम पे जी। और लखनऊ के आउटस्कर्ट में एक नया बड़ा 5 स्टार होटल खुला था। अच्छा। हाँ, लखनऊ से कई 30-35 किलोमीटर दूर पे अच्छा। एक बड़ा 5 स्टार होटल खुला था। ठीक है, उसमें एक अच्छी बड़ी वेडिंग थी। अच्छा। उस वेडिंग में गेस्ट ने हमसे एक ऐसी रिक्वायरमेंट करी जो सुनने के बाद थोड़ी देर तक तो हमको समझ में नहीं आया कि हम इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करें। क्या थी वो रिक्वायरमेंट? गेस्ट को एक कॉबलर चाहिए था। अच्छा। समझ रहे हैं आप, कि जो वहाँ पे 2 दिन के लिए होटल में ही रहे। ओके। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि एक कॉबलर 5 स्टार के अंदर जी। ड्रेसअप हो करके हाँ। चाहिए है हाँ। कि किसी की सैंडल या किसी का फुटवेयर को डैमेज हो जाए या किसी को कस्टमाइज तरीके से या हैंड क्राफ्टेड तरीके से उसको पॉलिश करवाना हो या उसको साफ करवाना हो, और 250 लोगों के लिए। हो सकता है उसमें रिक्वायरमेंट 10 लोगों को भी नहीं होगी। हाँ। क्योंकि जब शू क्लीनिंग को लेकर बात हुई तो मैंने कहा कि वी कैन प्रोवाइड यू दैट मशीन, या होटल के पास भी वो मशीन होगी, सही बात है, वॉशरूम्स में रखी होती है जिससे शू क्लीन हो जाते हैं। सही बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, आई नीड ए डेडिकेटेड पर्सन फॉर दिस थिंग। गेस्ट होटल की लॉन्ड्री प्रेफर नहीं करता है, गेस्ट अलग से लॉन्ड्री के लिए बात करता है। अच्छा। कि अगर हमें लॉन्ड्री की 2 दिन के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आप बाहर से क्या करा सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स तो ऐसी ऐसी आ जाती हैं कि जिसकी कोई गिनती नहीं। मेजर प्री फंक्शंस सब जानते हैं कि हल्दी होती है, मेहंदी होती है, संगीत होता है। ठीक है, अब इंसान को उसमें अलग से कुछ पार्टीज चाहिए। ठीक है, कि हमें बैचलर पार्टी थ्रो करनी है, उसको भी मैनेज करिए। बैचलर पार्टी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आइटनरी बना के देते हैं कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है, आप फुलफिल करके दीजिए मुझे। तो इस तरह की भी पार्टीज हो रही हैं। तो सिर्फ इवेंट्स वाले या कोऑर्डिनेटर या प्लानर्स अब सिर्फ डेकोर तक लिमिटेड नहीं है। अच्छा। ठीक है, अब गेस्ट आकर के हमको चूज करता है या हमारे जैसे किसी भी इंसान को चूज करता है, और चूज करने के बाद कहता है कि अब सब कुछ आपको ही हैंडल करना है और आपके ही माध्यम से हम सबको पेमेंट करेंगे। वो भी 1 विंडो चाहता है, वो सदर्दी नहीं चाहता है। क्लाइंट 1 विंडो तो जरूर चाहता है, लेकिन आप ये समझिए ना कि हमको जब अपने अंडर में मल्टीपल टीम्स को हैंडल करना होता है, और उस टीम बहुत मेंबर टफ में टास्क है, बहुत टफ टास्क उस टीम मेंबर्स में से किसी भी एक टीम मेंबर से कोई भी गलती हो जाती है, राइट, तो उसका ब्लेम हमारे पे आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि गेस्ट ने तो कह दिया है कि टीम चाहिए। कई बार होता है गेस्ट आपको प्रेफरेंस देता है कि टीम आप चूज कर लीजिए, आपको जो भी वेंडर लगाना है आप अपनी मर्जी से लगा लिए। कभी कभी गेस्ट अपने वेंडर देता है कि भाई ऐसा फोटोग्राफर ये रहेगा, या हमारे जो गेस्ट पहले से आके रुक रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था जो है फलाना केटर करेगा। राइट। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन आपको करना है कि सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। तो उस केस में बहुत डर लगता है, और डर कई बार ऐसा भी होता है जैसे
कुछ गेस्ट हमारे पुराने होते हैं, जिनके घर के हम 2-4 फंक्शंस कर चुके होते हैं, या उनका कई सालों से एसोसिएशन होता है। और जब गेस्ट हमसे आके एक बात कहता है कि यार नावेद अपने हिसाब से देख लेना, सबसे बड़ा डर वो होता है अपने हिसाब से देख कि नावेद अपने, तुम मेरा लेवल जानते हो, हाँ। और अपने हिसाब से सारी व्यवस्था देख लेना। हाँ। मैंने जी। इस बीच में कुछ बड़े मिनिस्टर्स के यहाँ की वेडिंग करी, अच्छा। बड़े लोगों के यहाँ के काम किए। उन्होंने डिटेलिंग पे 1 मिनट का टाइम नहीं दिया होगा मुझे। कुछ भी इनपुट नहीं देते हैं भैया कुछ आपको? नहीं, कुछ नहीं, जीरो। कहेंगे अच्छा। अच्छा स्टेज कैसा बना रहे हो? हाँ। अच्छा स्टेज ऐसी होगी, ठीक है। अच्छा, जयमाल में क्या कर रहे हो? अच्छा जयमाल में ये होगा, ठीक है। तो आप उनसे पहले आपने डिज़ाइन फाइनल करवाते होंगे या मतलब सेम डे बनाना चालू कर देते हैं? कह रहे हैं ना कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आप पे इतना भरोसा करते हैं कि अच्छा, आपसे पूछते ही नहीं पूछते ही है, नहीं है। देखते ही नहीं है। अरे नवेद हमें पता है तुम कर दोगे। उसमें लगता है डर कि भाई हमारा थॉट क्या है। सही बात है। हम हो सकता हो कुछ नया करके दें, हो सकता हो कुछ वेस्टर्न करके दे दें, हो सकता हो ट्रेडिशनल करके दे दें, लेकिन सामने उसके दिमाग में क्या चल रहा है जब हमें आइडिया नहीं होता है ना, तो हमें बहुत डर लगता है। और कई बार तो पेरेंट्स मेरे ख्याल से जब आपको बताते होंगे कि आप अपने मन से कर दीजिए, लेकिन उनके बच्चे तो आजकल की जनरेशन के इंस्टाग्राम वाले टाइप के हैं, तो कैसे मैच करते हैं माइंडसेट आप उनके साथ में? ये चीज़ें जो है अलग अलग लेवल या क्लास के लोगों में होती है। अच्छा। जब जहाँ कुछ पॉलिटिकल मामले होते हैं, हाँ। तो पॉलिटिकल मामलों में कोई डिस्कशंस नहीं होते हैं। ओके। ठीक है, आपको व्यवस्था करनी है और 5 स्टार व्यवस्था करनी है। ठीक है, वहाँ पे कोई बेसिक इनिशियल अच्छा। डिटेलिंग डिस्कशंस नहीं होते हैं। ओके। ठीक है, अच्छा करोगे तो वाह वाह तुम्हारी, और बुरा करोगे तो डांट तुम खाओगे। बेसिकली भोकाल दिखना चाहिए मतलब आपके काम सब में। कुछ, मतलब बहुत कुछ। और फिर जब हम सर्विस क्लास पे आते हैं, जी। ठीक है, हाँ। तब वहाँ पे डिस्कशंस बहुत सारे होते हैं, जहाँ पे आजकल लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हैं, जी जी कॉर्पोरेट जी। सेक्टर में काम कर रही हैं। हाँ। तो उनकी अपनी बहुत ख्वाहिशें होती हैं कि हमारा सेटअप कैसा होगा, हमारा मूड बोर्ड कैसा होगा, मेरी ड्रेस कैसी होगी, ड्रेस का कलर मेरा कैसा होगा, वो उसके साथ हमारा एम्बियंस सिंक कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि स्टेज पे जब हम लोग खड़े हों तो लाइट्स ऐसी पड़ने लगें कि फ़ोटो सब काली पीली हो जाए। हाँ। आप फोटोग्राफर, आप बेहतर जानते हैं सही बात है। कि न्यूट्रल लाइट्स जी। और गुलाबी और नीली लाइट और लाल लाइट में क्या डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे डेकोरेटर्स को, वेडिंग प्लानर्स को, टेंट वालों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। ये तो बहुत सही बात कह रहे हैं आप। लाइट्स का यूसेज कैसा करना। एक हम लोगों ने एक जगह पे सुना था, देखा था और विजुलाइज किया था। मैं दिल्ली में था, एक बड़ी सेटअप पे काम चल रहा था। ओके। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स थे सेम इंडस्ट्री के, तो उन्होंने बुलाया था कि यार नावेद दिल्ली में हो तुम, आ जाओ ज़रा फलाने फार्म हाउस पे और देखो आकर ये सेटअप कैसा चल रहा है। अच्छा। तो एक लाइट इंजीनियर आया था। लाइट इंजीनियर। हाँ। ओके। तो हमने पहली बार ये टर्म सुना था कि लाइट इंजीनियर आया हुआ है। हमने कहा उनका काम क्या है। तब पता चला कि एक डेकोर आंखों के लिए होता है और एक डेकोर कैमरा के लिए होता है। सही बात है। तो जो लाइट इंजीनियर होता है, जब बड़ी वेडिंग्स होती हैं तो उस लाइट इंजीनियर का ये काम होता है कि लाइट्स जहाँ जहाँ पे फॉल कर रही हैं, वो फॉल करने के बाद जो ऑब्जेक्ट है जी, उसकी पिक्चर्स कैमरे में सही आ रही है कि नहीं आ रही है। कि पता लगा कि हमने सेटअप वेटअप तो कर दिया, सब कुछ कर दिया, फोटोग्राफी में वो चीज़ें जो है वो कभी नीली दिख रही हैं, कभी लाल दिख रही हैं, और ऐसे तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, और बाद में फोटोग्राफर कहे साहब इसमें मेरी क्या गलती। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इधर जब हमने जब भी जो भी ग्रैंड वेडिंग करी है, ये लाइट इंजीनियर उस वेडिंग्स में थे। और बेसिकली लाइट का जो सबसे बड़ा इशू होता है नाइट की वेडिंग में ना भैया, वो संगीत के फंक्शन के टाइम पे ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने जो अभी ये लाइट क्लास की वेडिंग्स करी ना, उसमें लाइट इंजीनियर्स आए थे। और जब जो मेन सब्जेक्ट होता है, जब परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो बंदा ना लाइट को म्यूज़िक के अकॉर्डिंग ऑपरेट कर रहा होता है, और मतलब फालतू की जगह लाइट स्कैटर ही नहीं होती, वो केवल सब्जेक्ट पे पड़ती है, उसकी इंटेंसिटी भी बिल्कुल बैलेंस्ड होती है। तो ये जो आपने लाइट इंजीनियर की बात बताई, ये बिल्कुल सही बात है कि लखनऊ में, लेकिन भैया मुझे ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती, ना के बराबर। अरे लखनऊ में देखिए यार, फिर वही बात होती है ना कि लखनऊ हमारा एक डेवलपिंग इकॉनमी है, ठीक है। लखनऊ में धीरे धीरे मोबिलाइजेशन लोगों का
होना शुरू हो गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो पहले सिर्फ लखनऊ में लखनऊ के लोग शादी करते थे जी, अब लखनऊ में पूरे यूपी के लोग आकर के फंक्शन कर रहे हैं। हाँ, मैक्सिमम इसमें आपका बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, पॉलिटिकल लोग, अब वो चाहते हैं कि एक फंक्शन लखनऊ में हम ज़रूर करें जिसमें हम सबको आसानी से बुला सकें, और फिर एक फंक्शन वो अपने होम टाउन में करते हैं जाकर के। तो अब जब से ये होने लगा है तो उसमें भाई मूवमेंट होने लगे हैं। ज़्यादातर शादियों में सीएम का मूवमेंट हो रहा है, मिनिस्ट्री का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, या XYZ बड़े उद्योगपतियों का मूवमेंट हो रहा है। जैसे जिसका लेवल वैसे उसकी गेस्ट लिस्ट होती है। तो आई रिमेंबर दैट टाइम कि लखनऊ में एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और उसमें एक फंक्शन था, एक अभी करंट जस्टिस है, अच्छा, हाँ, और बड़ा नाम है उनका, उनके बेटे का फंक्शन था। तो उसमें प्रॉपर पहले इंटरव्यू हो रहे थे वेंडर्स के कि कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा, किस तरह से केटर करेगा। तो जब हम पहुंचे तो वहाँ पे शहर के एक दो बड़े नाम थे वहाँ मौजूद, ओके, और कई सारे यंग यूथ के लोग भी थे, हम भी थे। तो सबका 1 बाय 1 इंटरव्यू हो रहा था और जज साहब खुद इंटरव्यू ले रहे थे। ओके, तो हमें देख के लगा कि यार ये काम हो सकता है हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस इवेंट में इन्वॉल्व होने वाले लोग यार काफ़ी मैच्योर होंगे। तो खैर हम बैठे रहे, अपनी टर्न का वेट करते रहे। तो जब पहला सवाल हमसे किया गया कि ये हमारी गेस्ट लिस्ट है, गेस्ट लिस्ट पे ज़रा नज़र मार लीजिए एक बार आप, तो करीब 200 लोगों की गेस्ट लिस्ट थी एंड द टॉप नॉच पीपल, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, Okay. गवर्नर ऑफ यूपी, ठीक है, मिनिस्टर्स, जजेस। तो आई गॉट स्कैर्ड, ठीक है, कि यार ये गेस्ट लिस्ट है जी, और यही 200 लोग हैं, सब VVIP लोग, जी, और इसमें कोई जनरल पब्लिक नहीं। राइट, तो हमने कहा यार ठीक है, तो हमने कहा देख लीजिए, बताइए सर। तो उन्होंने पहला सवाल किया कि ये बताइए कि अगर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फंक्शन में आ रहे हैं तो आप उन्हें कैसे केटर करेंगे, कैसे खिलाएंगे, क्या करेंगे। तो अच्छा, मैं क्योंकि गवर्नमेंट का काम करता चला आ रहा हूँ तो मुझे पता है कि CM वगैरह जब आते हैं तो वो खाना नहीं खाते। जी, तो मैंने उनसे कहा कि सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा जितना तजुर्बा है 95% ऑफ द केसेस में जी, चीफ मिनिस्टर साहब खाना नहीं खाएंगे। ओके, वो आएंगे, जी, बैठेंगे, जी, ठीक है, आशीर्वाद देंगे वर वधू को, फोटो क्लिक करवाएंगे और चले जाएंगे। उनका आने जाने का वक्त जी, 15 से 20 मिनट का होगा। और इन केस आपके अगर फैमिलियर टर्म्स हैं, इफ़ ही विशेस टू सिट, तो फिर वो खाना जो होगा उनका जी, वो पहले से चेक होगा। हाँ, उनकी एक टीम आएगी जी, जो उस खाने को चेक करेगी, अपने सामने उसको बनवाएगी, अपने सामने उसको रखवाएगी, और उस खाने को कोई टच नहीं करेगा। और जब वो आएंगे तब उनकी ही टीम के लोगों के साथ हमारी केटरिंग की टीम रहेगी जो उस चीज़ को उनके बताए हुए प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हम उन्हें सर्व करेंगे। तो अब ये हुआ कि नहीं कुछ तो हमने कहा नहीं सर, देखिए उनके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, और अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उनकी सिक्योरिटी की टीम, उनका प्रोटोकॉल ऑफिसर हमको बता देगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कहने क्या नहीं करना, हमने सर जैसे एक बहुत बेसिक सा प्रोटोकॉल है, जिस जगह पे CM साहब बैठे होंगे उस जगह के आसपास काले रंग का फैब्रिक कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, डेकोर के एलिमेंट्स में जी, कोई भी काला कुशन, काला कपड़ा, काले मास्किंग, ये सब नहीं होना चाहिए। तो कह लें कैसे पता तुमको? हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक को होस्ट किया है, अच्छा, और चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नर साहब के तो मल्टीपल इवेंट्स कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान है कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और अगर मान लिए कि उन्होंने मोहब्बत में कुछ मांग लिया तो वील ट्राई टू मेक इट इंश्योर दिस थिंग कि हमारी तरफ से जो भी चीज़ जाएगी, क्योंकि अब हम एक 5 स्टार प्रॉपर्टी पे हैं, तो यहाँ से जो भी चीज़ जाएगी वो उसी हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से ही सामने रखी जाएगी। तो कहना अच्छा ठीक है। हालांकि उनके फंक्शन में CM साहब आए थे, गवर्नर साहिबा भी आई थी, और CM साहब ने कुछ नहीं खाया था।
आपका एक्सपीरियंस कहाँ है? तो फिर जज साहब ने मुझसे इस बात को बोला भी था कि यार तुमने बात सही की थी। तो हमने सर काम किया है तो थोड़ा सा जो तजुर्बा है काम किया वो वही बता सकते हैं आपको सर। तो हमने कहा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। मैंने एज अ चीफ मिनिस्टर अखिलेश जी को भी होस्ट किया था जी। तो जब वो खाना कहीं खाते हैं तो उनका खाना पहले से बन करके वो सिक्योर कर लिया जाता है और वही खाना टेस्ट वेस्ट हो जाता है और उसके बाद उस खाने को उनकी ही टीम की उसमें सुपरविजन में रखा जाता है और वही चीज़ उसके बाद उनको सर्व की जाती है। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो बस वही है। काफ़ी पैशनेट है भैया आप इन सब चीज़ों को लेके। मेरे दिमाग में ना दो चीज़ें चल रही हैं इतनी देर से। इतना पैशन मैं आपके काम में देखता हूँ। तो ये जो प्लानिंग होती है इवेंट प्लानर की और जो डेकोरेशन का काम होता है, इन दोनों ही चीज़ों में आपका सबसे पहला लव कौन सा है? यार देखो लव क्या था कि प्लानिंग तो तब थी नहीं जब ये काम स्टार्ट हुआ था। अच्छा। ठीक है। जी। तो डेकोर से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ था। हाँ। होता क्या है जी। कि जब आप खुद डेकोरेटर होते हो तो आपको पता होता कि आपकी इन्वेंट्री में आपके पास क्या क्या है। समझिएगा कि आपके पास सामान क्या है। और अगर आप अलग से प्लानर चूज करते हैं और डेकोरेटर या प्रोडक्शन वाला कोई दूसरा होता है तो उसको ये चीज़ पता नहीं होती है। प्लानर क्लाइंट से कमिट कर देता कि हाँ ये करा देंगे और फिर वो एग्जीक्यूशन होने में होती है प्रॉब्लम। और ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। हमारे साथ में ये चीज़ बखूबी है कि अगर हम किसी क्लाइंट के साथ वेन्यू पे गए हैं जी। और हमने क्लाइंट को बताया कि साहब यहाँ पे इधर खाना लगेगा, यहाँ पे राउंड टेबल्स आएंगी, इधर सोफ़ा लगेगा, इधर लाउंज बनेगा, लाउंज के पीछे कैंडल स्टैंड्स आएंगे, इन पे फूलों का काम हो जाएगा, यहाँ झूमर लग जाएंगे, हाँ ऐसे लाइन में इधर ऐसे सोफ़ा लग जाएगा, ये स्टेज की हाइट इतनी, ठीक है, स्टेज पे सीढ़ियाँ इतनी होंगी, उन पे कैसे मास्किंग होगी, कैसे कपड़ा लगेगा, आगे हम क्या लगाएंगे, पीछे क्या लगाएंगे, बैकड्रॉप की हाइट कितनी होगी, कितनी हो सकती है, ये सब रटा हुआ है क्योंकि आपका ही सामान है तो आपको बेहतर पता है। राइट। समझ रहे हो। अभी अगर मुझे अपनी इन्वेंट्री के बारे में नॉलेज ना हो, सही बात है, ठीक है, तो हम नहीं कर पाएंगे, कमिट ही नहीं कर पाएंगे। आप यकीन मानिए कितनी बार ऐसा होता है कि गेस्ट ने हमसे कह दिया यार नावेद ये चीज़ होनी है। अब जैसे ही उसने कहा ये चीज़ होनी है मेरा दिमाग वेन्यू के मेजरमेंट्स और अपने सामान के बीच में पेंडुलम की तरह हिलने लगता है कि यार ये लगाएंगे इतना होगा, ये लगाएंगे इतना होगा, ये लगाएंगे उतना होगा। तो हमारे भी अपने कुछ फिट एम्प्लॉयज़ हैं जो फिक्स्ड हैं जी, मतलब फिट इन द सेंस कि जिनसे हम मुंह से कुछ कहेंगे तो वो समझ जाएंगे कि क्या करना है। और फिक्स ऐसे क्योंकि हमारी इंडस्ट्री भाई साल भर तो चलती नहीं है, उनको हम साल भर रखते हैं अपने साथ, चाहे काम हो चाहे ना हो, भी दे आर ऑन सैलरीड बेसिस। तो हमने अगर अपने उन फिट लोगों से कहा कि यार ऐसा है फलाना ट्रस रखा है, उतना गुटका रखा है, उस गुटके को यहाँ जोड़ दोगे तो इतने से इतना बन जाएगा, इसको बनाओगे, यहाँ पे इतना खड़ा करना, यहाँ से इसको ऐसे सपोर्ट देना, इसको ऐसे बटन लगाना, ऐसे कपड़ा खींचना और ऐसे ड्रेप मारना और इसका लुक ऐसे आ जाएगा। तो अगर आपके पास आपकी टीम वैसी है, क्योंकि भाई आपने पैसे से सामान तो खरीद लिया, सही बात है, उस सामान को यूज कैसे करना है ये जब तक आपको खुद नहीं आता होगा तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। आप इस भरोसे पे बैठे रहें कि यार वो सामान आएगा और स्टाफ लगा देगा, वो भी नहीं हो सकता। और आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनको पता हो कि वो सामान रखा कहाँ है गोडाउन में। राइट भाई क्योंकि गोडाउन तो गोडाउन है, उसमें खोजना कोई चीज़, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि हमें खुद को नहीं पता कहाँ रखा है। तो एक आपके पास अगर वेयरहाउस का मैनेजर नहीं है जिसको ये नहीं पता है कि वो सामान कहाँ रखा है तो उसमें भी बड़ी समस्या है। हम लोगों ने अपने एक सामान से उसको इतना मल्टीपल यूज़ में लेते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल ट्रस अगर है, लोहे की ट्रस होती है जो दिखती नहीं है जी, लेकिन उसी ट्रस से इतनी सारी चीज़ें बनती हैं जो क्लाइंट नहीं समझ सकता। भाई अगर कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं तो कपड़ा चाहे वो वेलवेट हो, चाहे लाइक्रा हो, चाहे वो जॉर्जेट हो, चाहे वो टिश्यू हो, कुछ भी हो, उसको यूज़ करना तो हमें आना चाहिए। सही बात है। ये काम जो आपका है ना वो फुल क्रिएटिविटी और
फुल ऑन मैनेजमेंट का है, दोनों में बैलेंस कैसे करते हैं आप? देखिए, आपको इवेंट इंडस्ट्री के लिए कहावत है कि इवेंट इंडस्ट्री रन्स ऑन यंग ब्लड। वाह ठीक है जी। आप जितने मैच्योर हो जाइए, सीनियर हो जाइए, आपकी टीम में हमेशा वो यंग ब्लड होना चाहिए। जैसे आजकल वो जेनजीज का नाम चल रहा है ना, हाँ जी हाँ जी। तो हम अपने ऑफिस में कुछ जेनजीज जरूर रखते हैं कि वो नई चीजें लेकर के आते हैं जिसको हम नहीं पकड़ पाते हैं। क्या बात है, समझिए इस मैं चीज को सहमत हूँ आपकी इस चीज़ से कि भाई टेक्नोलॉजी जो जो रोज नई नई इवॉल्व हो रही है, भाई अब जैसे पूरी दुनिया आके सिमट गई है इंस्टाग्राम पे। सही बात है। फेसबुक को भी शायद बीट करके इंस्टाग्राम से बड़ा सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोई नहीं कर रहा है। तो इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें दिख रही हैं, हो सकता हो कि मेरा एआई मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से ही चीज़ें मुझे दिखा रहा है। सही बात जो रील्स या वीडियोस हाँ। या पिंटरेस्ट जो मूड बोर्ड्स दिखा रहा है, जो मेरा टेस्ट है, मेरा लाइकिंग है, वो मेरे हिसाब से दिखा रहा है। लेकिन आज के वक्त में जो जेनजीज है ना, जो उचकते फुदकते रहते हैं, ये नई नई चीज़ें लेकर के आते हैं सामने। बॉस ये देखा आपने, ये कॉन्सेप्ट देखा आपने। तो जब तक आप हमेशा ये फैक्ट है कि इवेंट इंडस्ट्री में जब तक यंग ब्लड नहीं होगा तब तक आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फिर ट्रेडिशनल बन जाओगे। एक वक्त के बाद आपके अंदर जो है ना वो कस्टमाइजेशंस वाली थॉट्स के लिए ओपन होने वाली चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन जब वो नीचे से वो यंग जनरेशन आपको बूस्ट करती रहेगी ना, यार ये चीज़ होनी है आपकी इवेंट में। ये जैसे हमारे क्या है कि हमारे यहाँ जो लोग डिज़ाइनर्स हैं, तो वो हर वेडिंग में एक कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो क्लाइंट की मर्जी के बगैर डालते हैं। अच्छा मतलब एक कोई सेल्फी पॉइंट ऐसा डाल दिया, या कोई एक ऐसा पॉइंट या कोई ऐसा ब्लॉक जो ब्लैंक था, जिसका डिस्कशन नहीं था, हाँ। वो अपनी तरफ से डाल देते हैं कि ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसकी फोटोज कैसी आएंगी, इस पे क्लाइंट का रिव्यू कैसा आएगा। भाई क्लाइंट को नहीं अच्छा लगेगा, वहाँ जाके फोटो नहीं खिंचवाएगा। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ज़रूर होना चाहिए जो एक वो वाव फैक्टर क्रिएट कर सके कि यार वो चीज़ बहुत अलग थी। चाहे यानी कि आप भैया नई जनरेशन और नए जो आइडियाज़ होते हैं उनको मोस्ट वेलकम करते हैं। अरे बिल्कुल, बिना उसके तो भाई क्रिएटिविटी किस बात की। अगर हम वही सेट पैटर्न पे, जैसे हम लखनऊ में कुछ वेन्यूज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपने लॉन को एक बैंक्वेट में कन्वर्ट कर दिया है जी, ठीक है। उन वेन्यूज़ पे आप जाइए, उनको आपको वही चीज़ मिलेगी। हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक कुछ है? भी नहीं करते हैं, कुछ चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज स्टेज वही, गेट वही, कुर्सी मेज वही, सोफा वही। ठीक है, बहुत हो गया तो कहीं स्टेज चेंज हो गया, कुछ हो गया, वरना कुछ वेन्यूज तो ऐसे हैं जहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होते। और लोग जो लोग झंझट नहीं करना चाहते ना, कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है या जो लोग इस फज में पढ़ना नहीं चाहते कि हमें कस्टमाइजेशन कराना, ये कराना, वो कराना, वो लोग वही वेन्यू चूज़ करते हैं। अरे लेकिन भैया मैंने अभी इधर जो मेरा रिसेंट सीज़न मेरा बीता है फरवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास का एक किस्सा मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं वेन्यू का नाम तो नहीं लूँगा, नहीं लेना भी नहीं चाहिए। हाँ तो बट मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे को बोला कि शादी से पहले होता क्या ना भैया कि हम वेन्यू विजिट ज़रूर करते हैं, क्योंकि देखना प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो उन्होंने बोला कि मैं डे वेडिंग करूँगा इस वेन्यू पे। तो जब मैं उस वेन्यू पे गया तो वो वेन्यू अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बट मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप इस वेन्यू पे डे वेडिंग कर रहे हो तो बाहर लॉन इतना प्यारा बना हुआ है और उसका जो एक्सटीरियर है ना वो भी बहुत खूबसूरत है। तो मैंने कहा कि आप यहाँ पे जयमाल कर सकते हो और अच्छा है। बट उसी समय उस क्लाइंट के पास वहाँ का मैनेजर भी खड़ा था उसी होटल का, और वो जान रहा था कि ये फ़ोटोग्राफर्स को लेकर के आए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि उनका तो पैटर्न जैसा आपने बताया कि कुछ क्रिएटिव करने से डरते हैं या कुछ नया करना ही नहीं चाहते यहाँ के लोग। तो उस बंदे ने ना मतलब पूरा कैसे ही उनका माइंड वॉश किया या कुछ भी किया कि आपके 4 पैसे बच जाएंगे या ये हो जाएगा, जबकि बहुत मिनिमल डेकोरेशन में वो काम हो सकता था मतलब उस जगह पे। तो एक्सपेरिमेंट करना भैया कोई चाहता नहीं है, मतलब यहाँ जिस तरीके से आपने बताया कि उसके पीछे देखिए वजह पता क्या है जी। अब लोगों ने वेडिंग प्लानिंग को ये समझ लिया कि यार ये साल के 4 महीने का एक अलग सा बिजनेस है। जी जी ठीक है, हाँ मतलब साल के 4 महीने वेडिंग्स होती हैं जी ये एक बिजनेस है, जी इससे सिर्फ पैसा कमाओ। हाँ
तो जिनके पास पैसा है उन्होंने फार्म हाउस बना दिया, हाँ। फार्म हाउस में एक सेटअप कर दिया, उसी सेटअप पे लोगों की शादी हो रही है। ठीक है। अब मैं बहुत सारे ऐसे वेन्यूज़ को जानता हूँ और बहुत सारे ऐसे जो लोग उन वेन्यूज़ पे एसोसिएटेड हैं अच्छा, उनको जानता हूँ कि वहाँ पे चेंजेस नहीं होते हैं कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे। ना। हाँ। आप जाइए, लाइट खोल देंगे, ये ऐसा है, ऐसे ही रहेगा, लाइट ऑफ, इनफैक्ट आप दरी का कलर भी नहीं चेंज कर सकते। कुछ नहीं, हाँ। मतलब कुछ भी नहीं। हाँ, बस इतना हो सकता है भाई कुर्सियाँ इधर लग जाएंगी, सोफे इधर लग जाएंगे, ये हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो वो बिजनेस है, वो बिजनेस है। ठीक है भाई। हम अगर साल में 100 शादियां करवा रहे हैं जी। तो 100 शादियों में अगर हमारे पास हर साल 2-3 नए स्टेज ना बने, हर हाँ, साल कुछ नए प्रॉप्स ना आए, ना है, सही बात है। ठीक है, तो कैसे काम चलेगा भाई। मान लीजिए हमारे पास इन्वेंट्री में 50 काउचेस हैं, ठीक है। 50 काउचेस पे जैसे अभी ये फैब्रिक प्रिंटेड है, अच्छा लग रहा है, गंदा हो गया, अब इसको हम गंदे को तो चलाएंगे नहीं। सही बात है। मार्केट में हो सकता हो नया ट्रेंड आ गया हो, हाँ। कपड़े की जगह स्वेट लेदर आ गया हो, या हो सकता है कुछ और आ गया हो, तो हम सोफों पे वो चेंज कर देंगे। तो इससे ही पता लगता है ना कि आपके थॉट्स क्या हैं। सही बात है। समझ रहे हैं ना भाई कि आपके थॉट्स क्या हैं, क्या थॉट है। ये उससे पता लगता है कि आप क्या इन्वेंशन कर रहे हैं अपने काम में। अगर आप इन्वेंशन नहीं करेंगे तो फिर आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेस में आपने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, उससे काम चल रहा चलती रहती है। उनको क्रिएटिविटी से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी नयापन से लेना देना नहीं, उनके पास पैसा आ रहा है बस। साल भर में अगर आपने 2-1 शादियां ऐसी नहीं कराई जिसमें यार आपको फील आया कि यार मजा आ गया है, मजा आ गया, तब तक क्या मजा आया। तब तक क्या। ठीक है, साल भर में एक सेटअप आपका ऐसा होना चाहिए जो पूरे शहर में चर्चा का विषय हो कि यार इस बार नावेद ने काम किया और वो बहुत शानदार काम था। तो भैया कहीं ना कहीं आप ये बात मतलब पूरे दिल से मानते हैं कि किसी भी शादी में जो प्लानर और डेकोरेटर अगर एक ही आदमी हो तो उसका एडवांटेज होता है लोगों को। यार क्यों नहीं होगा भाई। आप एक चीज़ समझिए, आप समझ लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कि आप फोटोग्राफर नहीं है, जी। ठीक है, जी। और आप जो है हमारे साथ चलिए वेन्यू विजिट करने के लिए, या हम चलिए आपको एज अ फोटोग्राफर ही ले जाते हैं जी। वेन्यू विजिट कराने के लिए, आप क्लाइंट के साथ हमारे साथ गए, जी। ठीक है। अब जैसे आजकल आप एक चीज़ देखते होंगे कि हैंगिंग्स का, ड्रॉपिंग्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है कि स्टेज में, मंडप में, जी। 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 ठीक हाँ, है, हाँ, अटकन हाँ, लटकन लटका दो बस, हाँ। ठीक है। अभी आप बताइए, इसके बाद मैं भी आपको कुछ ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या होता है, अभी आप देखो मंडप जी। एक अभी तक जो चल रहे थे हमेशा से, वो ट्रेडिशनल मंडप चलते थे 8 फीट हाइट के, ठीक है। ठीक है। मंडप की हाइट 8 फीट होती थी जी। क्योंकि मंडप की सीलिंग एकदम फ्लैट होती थी। लेकिन अब आ गए हैं इंस्टाग्राम वाले, पिंटरेस्ट वाले मंडप, उसमें झूमर भी लटका है, ड्रॉपिंग्स भी लटकी हैं। तो मैंने कई जगह देखा है कि लोग क्या करते हैं कि मंडप से कुछ लटका दिया, अब वो ये कैलकुलेट करना भूल जाते हैं कि यार जब नीचे से इंसान खड़ा होगा फेरे लेने के लिए तो उसके और उसकी हाइट के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा। सही बात है। कई बार होता है कि डिस्टेंस कम है, ठीक है, कई बार होता है डिस्टेंस खोपड़ी तक आ गया। हाँ, अभी हुआ था हम लोग के साथ ऐसा। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। इंसान को अगर क्लाइंट की ख्वाहिश है कि हमें कुछ ड्रॉपिंग्स चाहिए हैं और वो ड्रॉपिंग्स 2 फीट की हैं, 2.5 फीट की हैं, तो आपको सबसे पहले तो मंडप की हाइट 4 फीट बढ़ानी है, क्योंकि आप पहले मंडप रखते थे सीलिंग फ्लैट ओपन, ठीक है, और मंडप की सीलिंग ओपन इसलिए रखी जाती थी क्योंकि मंडप का कार्यक्रम देर तक चलता था, तो लोग कहते थे कि पाला गिरेगा ऊपर से, ओस गिरेगी, तो मंडप वाली चीज़ें जो है, मंडप के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हो वो भीगे नहीं, इसलिए मंडप को कवर किया जाता था। वरना मंडप पहले होता क्या था, कुछ भी तो नहीं होता था, एक माड़ो होता था, ठीक है, जो बीच में गाड़ दिया जाता था, उसके चारों तरफ फेरे होते थे, वहीं पे हवन रखा होता था। अब उसको भी लोगों ने पोर्टेबल कर लिया कि एक टीन के पीपे में लेके आ जाते हैं, उसको रख दिया जाता है, वहीं पे हवन रखा गया और उसके चारों तरफ फेरे हो गए। वरना 4 पिलर्स लगा लिए इंसान ने, 4 पिलर से फूल पत्ती लग गई। लेकिन अब मंडप अगर बन रहा है तो मंडप की हाइट 12 फीट हो, तब आप उसमें कम से कम 2.5 फीट का, 3 फीट का शैंडलर दोगे, 6 फीट का स्टैंडर्ड इंसान हाइट होती है, अगर अब वो हाथ ऊपर उठाएगा तो एक फीट तो हाथ ही छू जाएगा। तो कम से कम मंडप में इतनी जगह तो हो कि यार इंसान फ्रीली ऊपर सर्वर करे तो कहीं हाथ वाथ ना टच हो। फिर मंडप की स्पेस को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहले लोग 8 बाई 8 में निपटा देते थे, अब वो 10 बाई 10, 12 बाई 12, 16 बाई 16 तक पहुंच गई है। सही बात है। हाँ, मतलब स्मूथ फेरे तो ले पाए ना ब्राइड कम से कम। भाई आप बहुत छोटी सी बात है, कोई इस पे ध्यान देता है नहीं देता आई डोंट नो, लड़की हमें लगता है कि अपनी वेडिंग ड्रेस पे
जी, सबसे ज़्यादा दिमाग लगाती है। सही बात है। ठीक है, हाँ जी। जयमाल के बाद, डिनर करने के बाद जब वो आके बैठती है, तो हालांकि मैंने बहुत कम फेरे देख पाता हूँ, पहले के फेरे या एक आध फेरे में तो वो वही ड्रेस में रहती है ना, जो उसका वो हाँ, बड़ा सा लहंगा होता बड़ा है। सा लहंगा होता उसके है। बाद आई थिंक शायद वो 2 फेरे या 3 फेरे के बाद या कोई एक बीच में पॉइंट आता है जिसमें वो ड्रेस चेंज होती हाँ, है। वो एक बार ड्रेस चेंज होती है। ठीक है, फिर वो येलो साड़ी या जी, ऑरेंज जी, साड़ी जी, हो जी, जाती है। जी, जी, तो आई डोंट रिमेंबर कि वो कै फेरों के बाद होता है या कितनी देर के बाद होता है, जी, बट लेकिन एक आध फेरा तो हमको लगता है कि उसी ड्रेस में होता है जो उनका ट्रेडिशनल अटायर होता है। जी, तो जब वो लहंगा इतना फैला हुआ है, जी, ठीक है, तो वो चल रही है, तो दूल्हा उसके पीछे चल रहा है, तो देयर शुड बी प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट स्पेस बिल्कुल सही कह रहे कि हैं। जिसमें वो मूवमेंट हो सके। हर फोटोग्राफर की मतलब दुखती नस को आप पकड़ रहे हैं भैया इस समय। अरे देखो, फिर वही बात है ना कि अभी जैसे मान लो लोग मंडप में दुल्हनों को, ब्राइड्स को बहुत कंसर्न होता था कि मंडप में हमारे इर्द गिर्द लोग ना बैठे, तो उसका हैक हमने निकाला। हमने कहा आपको लोग नहीं चाहिए कि नहीं, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए लोग हमारे इर्द गिर्द बैठे, तो हमने मंडप को नीचे से एलिवेट कर दिया। ये तो भैया मैंने आपके साथ एक वेडिंग करी थी लेबुआ में, और जो लेबुआ का जो सेंटर वाला जो पॉर्च है, सहन वाला एरिया है। हाँ, उसमें इतना उसका जो आपने स्पेसियस काफ़ी मंडप बनाया था, और वो मंडप वाकई में बहुत खूबसूरत आपने डिज़ाइन किया था। और उस मंडप की एक शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक अच्छी बात ये बता रहे हैं भैया कि हम लोगों को नीचे के एंगल्स तो क्लियर मिल ही रहे थे, प्लस हम लोग ऊपर एक बालकनी है, वो आपने देखा होगा, हम लोगों को वहाँ से एक तक क्लियर व्यू मिल रहा था। मतलब वो मंडप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो वाकई में आपने बहुत खूबसूरत बनाया था फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए इन चीज़ों का, अब देखिए क्लाइंट से जब हम खुद पर्सनल बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन हमें ही करना है, तो हमारी एक आदत होती है जब क्लाइंट से हम बैठ के बात करते हैं ना, तो सारे पॉइंटर्स नोट कर लेते हैं, और अपने साथ हम अपने एक मैनेजर को ज़रूर मीटिंग में बैठाते हैं। ठीक है, मैनेजर को इसलिए बैठाते हैं कि तुम भी उस मीटिंग का पार्ट बनो कि क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि तुमको ये समझ में ना आए कि यार वहाँ क्या बात हुई थी और क्या रह गई। नहीं, कम्युनिकेशन तो भैया ऐसे ही होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जब हम लोगों ने मंडप को नीचे से एलिवेट किया 1.5 फीट पे, जी, 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 तो वहाँ पे सिर्फ 6 लोगों की या 8 लोगों की बैठने की जगह निकाली हमने। हाँ, अब दुल्हन ने जब शादी हो गई उसकी, तो 2 दिन बाद फ़ोन आया उसका, और हम फ़ोन नहीं उठा पाए। उसकी 2-3 मिस कॉलें पड़ी। हम कहे यार क्या बात हो गई, कुछ भसड़ तो नहीं हो गई, गड़बड़ तो नहीं हो गया यार, कि कुछ सुनने को मिल जाए। और उसका पहला रिस्पॉन्स था कि नवेद, यू मेड माई डे। वाह, क्या बात है। तुमने जो कर दिया वो शायद मैं भी नहीं सोच पा रही थी कि तुमने जो मुझे वो एलिवेशन वाली बात बताई थी, क्यों बताई थी। कि नहीं, सब लोग आराम से कुर्सियों पे बैठे थे, सबने मंडप को अच्छे से एंजॉय किया, बहुत एलिगेंट लगता है भैया वो। और मंडप में कोई फालतू मेरा फैमिली मेंबर नहीं था, सिर्फ मेरे माँ बाप थे, उनके माँ बाप थे और पंडित जी थे। यानी हर फोटो जो मैंने देखी है, रॉ पिक्चर, हर एंगल में इतनी क्लियर पिक्चर आ रही है, किसी का सर नहीं आ रहा, किसी का हाथ नहीं आ रहा, कोई ड्रेस के बीच में नहीं है। और मुझे नहीं पता था कि तुमने ये जो एलिवेशन की बात करी है क्यों करी है। तुम अपने काम को जानते हो यार, ये मुझे समझ में आ गया, और इससे अच्छा मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो हम कई बार गेस्ट को बताते हैं कि यार आप स्टेज इतना बड़ा रखो, ठीक है, सीढ़ियाँ इधर से रखो, इधर से रखो, ठीक है, या अगर आप ब्राइड एंट्री करा रहे हो तो ब्राइड एंट्री के टाइम पे क्या होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि कई बार गेस्ट जयमाल थीम हमसे नहीं कराता है, अच्छा, वो बाहर से किसी आदमी को बुला लेता है कि यार वो पैसे कम ले रहा है। मतलब वो डेकोरेशन और प्लानिंग, मतलब वो बेसिकली प्लानिंग का हिस्सा होता है वो। देखो होता क्या है कि एक हुआ वेन्यू सिलेक्शन, ठीक है, फिर हुआ वेंडर सिलेक्शन, राइट, डेकोरेटर का सिलेक्शन, हाँ, या आपके वेडिंग प्लानर का सिलेक्शन। आपने वेडिंग प्लानर और डेकोरेटर अगर एक ही आदमी रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सबसे पहले लेते हो वेन्यू प्लानर। हाँ, वेडिंग प्लानर जो है, वेडिंग प्लानर हायर करता है डेकोरेटर को। जी, डेकोरेटर के बाद आती है केटरिंग, कि होटल से हो रही है कि आउटसोर्स है। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट। ओके, एंटरटेनमेंट में आपको लाइव म्यूजिक चाहिए है, डीजे चाहिए है, जयमाल में ब्राइड एंट्री कैसे होनी है, जयमाला थीम कैसे होनी है, ग्रूम एंट्री कैसे होनी है, ठीक है, फूलों की चादर होगी नहीं होगी, ये सब चीज़ें। तो हमसे गेस्ट अपने रेट लेता है, जी, लेकिन भाई मार्केट है,
मार्केट में कम पैसे पे भी लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादा पैसों पे भी काम कर रहे हैं। तो एक इवेंट में क्या हुआ कि गेस्ट ने पायरोज लगाए। ये मैं लखनऊ की एक बहुत बड़ी वेडिंग की बात कर रहा हूँ जो मैंने अपने हाथ से करी। बहुत बड़ा एक क्लाइंटेल थे और लखनऊ के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में ये फंक्शन हुआ था। ओके। तो जो कोल्ड पायरोज आजकल चल रहे हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वाला अनार कहा जाता है हिंदी भाषा में, तो ये बहुत अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। एक आते हैं जिस पे आप यूं हाथ भी लगाए रहेंगे तो भी आपके हाथ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एक ऐसा होगा जिसमें आग आती है, आग, हाँ, चिंगारी से आग लग सकती है, कारपेट में छेद हो सकता है, कपड़ों में छेद हो सकता है। तो मेरे हिसाब से शायद दूल्हे की एंट्री हो रही थी और दूल्हे की एंट्री में दूल्हे के पीछे या उसके ऊपर छाता, एक अम्ब्रेला मैन चल रहा था साथ में। ओके। ठीक है, रॉयल एंट्री थी जी। उसमें लोग आगे डांस करते हुए चल रहे थे और दूल्हे के साथ में पीछे एक अम्ब्रेला मैन चल रहा था और अम्ब्रेला के ऊपर एक जो है पायरो लगा हुआ था। ओके। ठीक है। अब पता नहीं ये उसका दिमाग था या बाय डिफ़ॉल्ट गलती हुई या डोंट नो, गॉड नोज बेटर कि क्या था क्या नहीं था। उसने कुछ पायरोज अच्छे वाले यूज़ किए और कुछ पायरोज उसने सस्ते वाले यूज़ किए। जो छाते के ऊपर पायरो लगा हुआ था वो सस्ता वाला था। तो जब उसकी फ्लेम्स छाते पे गिरी तो छाते में आग लग गई। छाते में आग लग गई और छाता का जो फैब्रिक था वो पैराशूट मटेरियल का था, तो वो लिक्विड टप टप टपाता हुआ नीचे गिरने लगा। वो तो बस गनीमत ये थी कि हम एक दिमाग में रहता है हमें कि जब कभी ऐसा कुछ हो रहा हो तो सामने खड़े रहो। ठीक है। और जब कभी कहीं ऐसा कुछ होता है तो मैं सिक्योरिटी से अपनी टीम से कुछ फायर एक्सटिंग्विशर जो है अपने आसपास रखवा लेता हूँ, या एक आध बाल्टी पानी, कुछ ऐसी चीज़ें जो है मैं कहीं साइड में बैकअप में रखवा लेता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जाए जिस पे मेरा कमांड ना हो, क्योंकि ये टीम मेरी नहीं है, ये क्लाइंट खुद लेकर के आया है। मुझे नहीं पता कि इसका एग्जीक्यूशन कैसा है कैसा नहीं है। तो वो जब अम्ब्रेला जल करके गिरा नीचे तो उसने कारपेट पे गिरा और कारपेट पे आग लग गई। हालांकि वो आग बहुत छोटी सी थी लेकिन हादसा ही होता है। अभी जैसे मैंने इंटरनेट पे कहीं देखा था कि जयमाल थीम के टाइम पे पायरोज चल रहे थे और पायरोज ने वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगे थे उसमें आग पकड़ ली और आग लग गई थी। यहीं लखनऊ का ही केस है, एक लॉन का इवेंट था उसमें आग लग गई थी। तो देखिए, दुर्घटना तो कभी भी कहीं हो सकती। कितनी बार हुआ है कि थंडरस्टॉर्म आ गया, हाँ, बहुत तेज़ हवाएं चल गई, ठीक है, ट्रसेस हिल गई, झूमर टूट गए, ये तो बहुत देखा है। सही बात है। तो नेचुरल कैलामिटी को भी हैंडल करना ये हम लोग को आना चाहिए। कुल मिलाकर के ये समझें कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अलग अलग वेंडर मत हायर करिए। पैसे हमें लगता है कि वेंडर जब ज़्यादा होते हैं ना तो क्लाइंट के पैसे ज़्यादा खर्चा हो जाते हैं। भाई आप अगर वेडिंग प्लानर को हायर करोगे तो वो भी तो अपनी फीस लेगा ना। हाँ, और क्या। ठीक है। हम तो अपने क्लाइंट्स को बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर रख करके ये काम करते हैं कि जब हम क्लाइंट को डेकोर का रेट देते हैं तो बोल देते हैं कि भाई ये डेकोर का रेट है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो हम आपको वेंडर्स के नंबर दे देते हैं, या आप वेंडर से डायरेक्ट बात कर लिए और अपने काम करा लिए। फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी, ये वो, तू मैं XYZ कुछ भी। और अगर वो कहता कि नहीं आप सब कुछ करना है, आपको ही सब कुछ एग्जीक्यूट करना है, सब कुछ आपको देखना है, तो हम वेडिंग प्लानिंग की एक चेकलिस्ट बना के देते हैं। ठीक है, जिसमें टूर्स एंड ट्रैवल्स, हाउस कीपिंग, आपका हॉस्पिटैलिटी हो गया, ठीक है, हाउस कीपिंग की कुछ चीज़ें हो गई, हाँ, फोटोग्राफर हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, एंकर हो गया। तो इन सब की एक लिस्ट बना के देते हैं और उसके नीचे उस अमाउंट पे एक 15% की एजेंसी फ़ी भी लेते हैं कि भाई अगर हम आपके बिहाफ पे इन सब को हैंडल करेंगे तो हमें कुछ तो अलग से मिलना चाहिए ना। सही, सदर्दी का तो पैसा होना चाहिए ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए क्लाइंट ने कहा यार नावेद यू हैव टू बी देयर, तुम्हारा सुपरविजन मुझे चाहिए, तुम छोटे भाई हो जी। इस वेडिंग को तुम्हें ही हैंडल करना है, लेकिन यार उस वेन्यू पे डेकोरेटर पहले से फिक्स है तो तुम डेकोर नहीं करोगे, हाँ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे सुपरविजन में होंगी, सब कुछ तुमको ही देखना। तो हम उस केस में क्लाइंट से क्या कहेंगे, भाई हम अपना एक दिन बर्बाद करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा। सही बात। तो उस केस में हम अपनी वेडिंग प्लानिंग फीस लेते हैं। तो एक चीज़ और बताइए, वेडिंग का जब फंक्शन चल रहा होता है, इवेंट चल रहा होता है, तो उसमें आपके हिसाब से सबसे प्रेशर वाला और आप
का जो सबसे पैशनेट वाला जो पल होता है वो कौन सा होता है? देखिए, प्रेशर वाला पल होता है जब खाना स्टार्ट होता है। अच्छा, मुझे लगा आप बोलेंगे कि जयमाल के समय प्रेशर होता है। नहीं, हाँ, प्रेशर वाला समय जो होता है जब खाना स्टार्ट होता है ना, अच्छा, तब होता है। क्योंकि खाने की जो रिफिलिंग हो रही होती है, हाँ जी, ठीक है भाई, अगर एक साथ 100, 200, 300, 400 लोग खाने की तरफ जाएंगे, जी, ठीक है भाई, तो रोटी हम पहले से बना के नहीं रख सकते हैं ना। हालांकि ये Right. केटरिंग मेरा डायरेक्ट पार्ट नहीं है, हाँ बट इफ आई एम द वेडिंग प्लानर, जी, तो होटल से कोऑर्डिनेट करना भी तो मेरा ही काम है ये ना। आपका काम है, सही होटल, ये बात तो क्लाइंट थोड़ी ना कहेगा कि यार होटल से हम जाके अलग से क्यों बात करें, जब अगर गेस्ट को वेन्यू हमने दिलवाया है। है, सही बात है। तो ये पार्ट। अब दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं ना कि एक पैशनेट वाला काम और जिसमें सरदर्दी हो, वो कि जब ब्राइड की एंट्री हो रही होती है, तो जो लोगों को साइड खिसकाना होता है ना, उसमें लोगों को लगता है कि उनकी बेइज्जती हुई जा रही है, हमको हटा दिया गया है यहाँ से। तो लोग ये नहीं समझते हैं इस बात को कि भाई हम आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पायरोज लगे हुए हैं, वहाँ फॉग मशीन चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ भी हो जाए तो आप थोड़ा दूर रहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि सब कुछ चेक करने के बाद भी कभी कभी पायरो ब्लास्ट कर जाता है, उससे हालांकि कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो अगर एकदम सडन से कोई पटाखा फट जाए कहीं पे, तो इंसान डरता है ना। तो वो जब ब्राइड का रास्ता क्लियर कराना होता है हमें, कि ब्राइड अगर फूलों की चादर के साथ में आ रही है, पायरोस चल रहे हैं, तो हमने जो स्पेस दिया है, चाहे वो मिरर पाथवे हो, नॉर्मल कारपेट पाथवे हो या फ्लोरल पाथवे हो, तो उसमें वो प्रॉपर स्पेस है कि नहीं है, कि हमारा गेस्ट, हमारी ब्राइड स्पेशियस होकर के चल पा रही है कि नहीं चल पा रही है। तो एक ये बड़ा टास्क है, और हम कोशिश यही करते हैं कि जब जयमाल हो जाती है जी, उसके बाद साइट छोड़ देते हैं अपने मैनेजर को डिप्यूट करके कि ही विल बी टेकिंग केयर, क्योंकि पता है भाई कल किसी और की शादी है, राइट, हमें उसकी भी तैयारी देखनी है। इस वेन्यू से सामान उठ करके दूसरे वेन्यू पे जाना है, हमें ये भी देखना है जब हमारा प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है। अगर हम सिर्फ प्लानर होते तो हाथ यूँ झाड़ते, हाँ, अगले दिन शाम को फिर पहुंच जाते हैं कि वहाँ कोई डेकोरेटर तो काम कर ही रहा हो। भाई हमको सामान उठा के दूसरे वेन्यू पे पहुँचाना है, दूसरी जगह पहुँचना है। आप सिंगल डे में कितने इवेंट मतलब हैंडल कर लेते हैं? ये देखो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जी, ठीक है, और इस सवाल का मेरे पास अभी तक तो कोई जवाब नहीं है। उससे क्वालिटी पे फ़र्क तो पड़ता ही होगा। देखिए, हमारे पास जैसे जो अपना इन हाउस सामान है, जी, उसमें हम 2 5 स्टार के लॉन जी, एक दिन में कर सकते हैं। मतलब जैसे किसी 5 स्टार के लॉन पे काम होना है, हाँ, तो मेरे पास इन हाउस आउटडोर का इतना सेटअप है कि हम 2 फंक्शंस का सामान निकाल सकते हैं। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है कि किसी की शादी है, उसी दिन किसी का प्री फंक्शन भी है, तो हमें उसका भी प्रोविज़न रखना पड़ता है। तो ऐसे 3 इंडोर फंक्शन अच्छा, और 2 आउटडोर फंक्शन हम एक दिन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं ईजिली, ओके, लेकिन मज़ा नहीं आता भाई। हसल बहुत होता है। हसल नहीं होता है। एक होता है क्या ना, कि जैसे मान लो कि आप एक फोटोग्राफर हो, जी, तो आपको हर चीज़ का अपना एक एंगल होता है। राइट, तो मेरी भी बड़ी ख्वाहिश होती है जब हमने कोई स्टेज कस्टमाइज़ करके बनाया ना, तो उसका एक लेफ्ट एंगल से फ़ोटो, उसका राइट एंगल से फ़ोटो, उसका सेंटर एंगल से फ़ोटो, कि वो मेरी इन्वेंट्री में ऐड हो जाए। राइट, अगर हम 2 वेन्यूज़ पे काम कर रहे होते हैं ना, तो वो दोनों जगह पहुंच नहीं पाते। और क्लाइंट को क्या होता है, क्लाइंट को चाहिए होता नवेद। फेस वैल्यू पे ही तो काम मिलता है भैया। भाई हम अपनी जगह पे लाख किसी को खड़ा कर दें, क्लाइंट कहेगा नवेद आप नहीं थे, आप नहीं थे। अब इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो हम अपने क्या, जैसे हमारे पास 3 मैनेजर्स हैं, तो उन मैनेजर्स में से हर क्लाइंट को एक डेडिकेटेड मैनेजर अलग से दे देते हैं, और ये यही सही। स्पेसिफिक कह देते हैं कि सर मैम मैं नहीं रहूँगा साइट पे, मेरी जगह पे ये रहेंगे, ये आप डे 1 से आपके साथ में है, सुपरविजन सारा मेरा होगा, मैं हो सकता हूँ चक्कर मार लूँ आकर के, हो सकता है आपके फंक्शन में भी रहूँ, लेकिन मैं इसको कमिटमेंट में नहीं कह सकता आपसे। यही तरीका भी है भैया। ठीक है, कि मैं इस चीज़ का कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ आपसे कि जो है मैं रहूँगा साइड पे आपके साथ, क्योंकि क्या पता हम आपका फंक्शन अभी 6 महीने पहले डिस्कस कर रहे हैं। आजकल लखनऊ में एक कल्चर आ गया है कि ऑन द स्पॉट फंक्शंस का, आप किसी 5 स्टार होटल में मुंह उठा के चले जाइए, उनसे कहिए कल मुझे फंक्शन करना है, अच्छा, होटल आपका फंक्शन ले लेगा। क्योंकि होटल को तो इससे मतलब नहीं है ना कि कौन डेकोरेटर, कौन प्लानर, कौन साउंड, कौन आर्टिस्ट, वो होटल को उससे मतलब ही नहीं है। होटल को अपने बिजनेस से मतलब है। इस बार जो लास्ट सीज़न गया है, इस सीज़न में बहुत सारी जो वेडिंग्स हमने देखा है जो फेल हुई हैं,
अच्छा। उसके पीछे क्या रीज़न है कि होटल्स अपने क्या लिमिटेड वेंडर्स रखते हैं जी। जिनसे उनकी इनकम होती है उनको। हाँ। ठीक है, तो क्या होता है कि हम गए होटल पे, पूछा कल खाली है, अब कोई नॉन सहालक डेट है, जी। होता ही सालक के बीच में नॉन हाँ, सहालक डेटें होती है, खाली बिल्कुल, रहती है। खाली रहती है। हम गए उठ करके कि ऐसा है यार, हमें डेट को इतना कंसर्न नहीं, जो डेट खाली है उसने कहा कल खाली है, कल करेंगे। तो उसने कहा हाँ ठीक है, हमारा 200 लोगों का फंक्शन कल कर दो। ठीक है, अब क्लाइंट के दिमाग में क्या होता है कि मेरे पास तो एक डेकोरेटर पहले से है, उससे हम कहेंगे कल काम होना वो कर देगा। ठीक है, ये काम वो कर सकते हैं जिनके पास सारी चीज़ें इन हाउस हैं, इन हाउस टीम है। जैसे मेरे पास अपना प्रोडक्शन हाउस इन हाउस है, मेरे पास अपनी फ्लोरल की टीम भी इन हाउस है, मेरे पास फ्लोरल का सेटअप भी इन हाउस है। हमसे अगर कल बोले कोई कि कल की डेट में शादी होनी है, तो शायद हम ना नहीं करते, या कोई बहुत, फिर हम उस केस में कहते हैं कि ऑप्शन लिमिटेड होंगे लेकिन काम हो जाएगा कल। भाई जो हमारे पास ऑप्शन रेडी होगा वही तो हम दे पाएंगे। सही बात है। तो गेस्ट तो चला गया। अब गेस्ट, होटल ने गेस्ट को एक लिस्ट दे दी कि भाई हमारे पास ये 4 लोग हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं, इनसे आप बात कर लो। अब जिस भी वेंडर को आप फ़ोन करोगे यार कल काम होना है, तो वो वेंडर मेंटली थोड़ी ना प्रिपेयर होगा कि हम काम कर देंगे आपका। भाई हमारे इवेंट में, हमारे काम में हर साइड पे 100 लोगों का मैन पावर लगता है, फ्रंट एंड बैक एंड सब मिला करके। कौन आदमी को डाउन से सामान निकालेगा, कौन लोड कराएगा, कौन अनलोड कराएगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा, उसमें आपके लेबर, फिटर, हाँ, कारीगर, ठीक है, फूल वाले, लाइट वाले, सबकी टीमें अलग अलग होती है ना। पता लगा कि हमारे 20 से 25 लोग का स्टाफ लगा हुआ है जो सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है। ठीक है, लोहे का काम करने के लिए फिटर्स जैसे लोग अलग हैं जो लोहा खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, ड्रेपिंग का काम कोई और कर रहा है, या ड्रेपिंग का काम भी चलो फिटर ने कर दिया। फिर उसके बाद लाइट लगाने वाला काम लाइट वाली टीम कर रही है, लाइट लगने के बाद फ्लावर्स का काम करने के लिए फ्लावर की टीम कर रही है। तो हर टीम में 20-25 लोग 20-25 लोग 20-25 लोग होते ही हैं, तो 100 लोग तो ऐसे ही हो जाते हैं हमारे पास। तो ये 100 लोग मैनेज करना, या तो जिसके पास, जिसका बड़ा काम चल रहा है वो बैठाए हुए, चाहे काम हो चाहे ना हो, और जिसके पास नहीं बैठे हैं, जो आजकल के सो कॉल्ड से नए नए प्लानर्स आए हैं मार्केट में, ठीक है, उनके पास तो होते नहीं, वो किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। गाली भी खाते हैं भैया फिर। यार देखो, गाली खाने के पीछे क्या है ना कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो लैग तो हो ही गया ना भैया, जब खुद का ही सिस्टम ही नहीं है उनके पास, तो लैग तो होना डेफिनेटली। ये फैक्ट है बहुत बड़ा कि गेस्ट जो है आज की डेट में जी। इस चीज़ को समझता नहीं है। पिछले साल की बात होगी, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, अच्छे बड़े व्यापारी हैं, उनके घर में उनके शायद साले की शादी थी या किसी की शादी थी। उन्होंने कहा कि यार नावेद से बात कर लेना, नावेद विल फुलफिल योर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, जो कस्टमाइजेशन कराना हो ये है वो। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने एक इवेंट कंपनी हायर कर रखी है, वी विल नॉट गो विद दैट ट्रेडिशनल डेकोरेटर। तो उन्होंने बोला भी कि एक बार बात कर लो, लेकिन उन लोगों ने नहीं उस चीज़ को सुना जी। और इंटरनेट से किसी को ढूंढ ढांड करके हायर कर लिया और उसको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट भी दे दिया। अब शादी से 3 दिन पहले वो गायब हो गया। हाँ, ये तो स्वाभाविक है ये तो। ठीक है, शादी के 3 दिन पहले वो गायब हो गया और 3 दिन में चीख पुकार मचना शुरू हो गई। मेरे पास फ़ोन आया रात में 1:30 बजे। अच्छा। कि कहाँ पे हो? हमने, भाई मैं फ़लाने होटल से निकल रहा हूँ और रूम पे जा रहा हूँ क्योंकि कल सुबह फिर काम है। अच्छा। तो कहने भाई मिलना है, बहुत अर्जेंट है, जहाँ पे हो वहाँ पे आ जाते हैं। जी। तो हमने कहा कि आप आ जाइए, हम इसी होटल के गेट पे खड़े हुए हैं। 3-4 गाड़ियों से 20-25 लोग, फैमिली के उनके, अच्छा। लेडीज जेंट्स बच्चे कच्चे सब, रात में 1:30 बजे, मतलब अच्छा। सुबह के 1:30 बजे जी जी। सब आके खड़े हो गए और सबके चेहरे पे 12 बजे हुए। कुछ के आंखों में आंसू हुए, वो तो मैं, क्योंकि भाई 2 दिन बाद शादी है। ठीक है, मतलब तीसरे दिन शादी थी और 2 दिन बाद प्री फंक्शन थे। एडवांस लेके उड़ गया था वो एडवांस लेकर, एडवांस नहीं मतलब मोटा अमाउंट मोटा लेकर, अमाउंट लेके हट गया। मोटा अमाउंट लेके गायब ही हो गया था कहीं। अच्छा। भाई जब क्या कोई आदमी, अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना है तो भाई आप उसका ऑफिस जानते हो, या फ़ोन नंबर जानते हो, या घर जानते होगे, सही बात है। इससे ज़्यादा तो नहीं जानते होगे ना। भाई ऑफिस में ताला पड़ा हुआ है, फ़ोन स्विच ऑफ है, तो कहाँ ढूंढोगे। अब जो है वो रात में आए, यार ऐसी ऐसी बात है और परसों फंक्शन है और यार कोई इस वक्त लोग नहीं है काम करने वाले, कोई लेना नहीं चाहता क्योंकि हालत बहुत टाइट है और तुम्हारे अलावा मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, तो भाई ना नहीं करना। तो हमने कहा किसका फंक्शन है? तो कहने वो फलाने का। तो हमने देखो 6 महीने पहले
आपने बोला था तो उन लोगों ने ध्यान कहाँ दिया। तो कह रहे हैं यही तो इन लोगों की गलती है। आजकल के जो लोग हैं वो इंटरनेट से ही सब चीज़ें देख लेते हैं। और उस डेट में आपका कोई इवेंट लगा हुआ था भैया ऑलरेडी? हाँ, डेट में नहीं इवेंट तो लगा आपने हुआ था। मतलब मैनेज किया उस चीज़ को? ठीक है। अब भाई देखिए, हमने आपसे कहा ना कि जैसे हमारे पास इंडोर फंक्शंस का 3 सेटअप का सामान रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब हम इंडोर 3 फंक्शंस एक दिन में कर सकते कर हैं। सकते हैं आप। कि किसी भी हॉल का में अगर फंक्शन है, ताज, रेनेसा, हायत, हिल्टन, किसी भी हॉल का फंक्शन है, तो हमारे पास 3 सेटअप ऑन द गो करने का अच्छा। सेटअप है। और 2 हम आउटडोर कर सकते हैं। अगर करना पड़ जाए तो हम कर लेते हैं 2 आउटडोर। तो हमने जाके देखा, समझा, हम कर सकते थे। हमने पहले फेस में मना कर दिया। अच्छा। हाँ, मैंने मना कर दिया कि भाई मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, बहुत बड़ी मैस हो जाएगा, बहुत बड़ा मैस हो जाएगा। तो फिर हम रात में ही उन सबको ऑफिस लेकर के आए। अच्छा। रात में ही उन सबको ऑफिस लेकर के आए। और ये बात करते करते 2 का 2:30 बज गया था। तो फिर हमने अपने कॉन्फ्रेंस रूम में सबको बैठाया। हमारे पास इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है कि इसमें 10-15 लोग आराम से राउंड टेबल पे बैठ सकते हैं। और फिर हमने सेटअप पे डिस्कशन शुरू किया। तो हमने कहा पहले आप अपनी पीपीटी दिखा दो भैया कि क्या मिली है आपको, वही देख लेते, वही कर देंगे। तो उन्होंने जो दिखाया, हमने कहा जाओ ये एज इट इज़ हम कर देंगे। अच्छा। जो दिख रहा है इसमें, हाँ। इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशन भी कर देंगे अच्छा। और कर देंगे। ठीक है। तो फिर फाइनेंशियल डिस्कशन से बात आई। जी। तो हमने कहा कि इतने पैसे, तो कहने यार इतने पैसे और ये है वो है। तो हमने कहा भाई जो आपका काम कर रहा था उसने तो बहुत सारे मांगे थे, हम तो कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। और इसमें भी आप कम पे कम करवाना चाह रहे हैं कि तुम अपने हो। हमने भाई अपने हैं इसलिए तो रात के 2:30 बजे आपको बैठा कर एंटरटेन कर रहे हैं। आपकी बात सुनो ना, मुझे हमने कहा मेरी नींद मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे पास उस डेट में ज़्यादा लोड नहीं, एक काम है, मैं सुकून से एक काम करूँगा, मुझे मतलब भर के पैसे मिल जाएंगे और मैं सुकून से सोऊंगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है फालतू हेडेक लेने की। तो खैर डिस्कशन हुआ, हमने उस काम को लिया, एक दिन पहले उस काम को करवाया। अच्छा। और जितना उन लोगों को उस इवेंट वाले से एक्सपेक्टेशन थी, उससे कहीं बहुत अच्छा काम हमने करवा दिया। पेमेंट मिल गई और बस। लेकिन होता क्या ना कि गेस्ट जब तक ठोकर नहीं खाता है तब तक उसको एहसास नहीं होता। अब हम जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे कहते हैं कि जब आपको कभी वेन्यू बुक करने जाना हो ना, तो पहले हमारे पास आइएगा। क्योंकि जो रेट आपको गेस्ट देगा और हमको जो रेट गेस्ट देगा उसमें फ़र्क होगा। हाँ, आपका तो मतलब आप उनको बिजनेस टू कस्टमर वाला रेट मिलेगा और आपको तो बिजनेस टू बिजनेस, हाँ मिलेगा। तो हमने कहा उसमें ही आपके 1.5 लाख रुपए हम यूँ ही बचवा देंगे। तो जो लोग इस बात को जानते हैं वो स्ट्रेट अवे हमारे पास आ जाते हैं, जो नहीं जानते हैं वो पहले वहाँ जाते हैं। तो लखनऊ में भैया क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा आप किन किन वेन्यू पे काम करते हैं? यार अब तो हमने इस बार अपने आप को बहुत लिमिटेड कर दिया है। अच्छा। इस बार हम 1 ही 2 वेन्यू पे हैं। ओके। ठीक है। और क्योंकि हमारे पास अपनी गेस्ट लिस्ट ज़्यादा मजबूत है, अच्छा। तो हमको जहाँ मेरा गेस्ट लेकर के जा रहा है काम करने के लिए, वहाँ जाके काम कर रहे हैं। ओके, मतलब अब वेन्यू का जो बाउंडेशन है अब वो नहीं है आपके साथ में, मतलब अब गेस्ट हमको जहाँ लेके जा रहा है, अच्छा। जिस भी होटल में लेके जा रहा है, अब वो गेस्ट की प्रॉब्लम है कि आप उस वेन्यू पे हम रजिस्टर्ड हैं कि नहीं हैं, वहाँ कितना क्या देना है क्या नहीं देना, उससे हमको मतलब नहीं है। गेस्ट को अगर हमसे काम करवाना है तो वो हमको लेके जा रहा है। फिर भी जो आप दो वेन्यू से अगर आप काम करते हैं तो उनका आप नाम बता सकते हैं? फिर वेन्यू तो भाई देखो, मेरा ऑफिस ही गोमती नगर में है। हाँ। ठीक है। अब अपने वेन्यू मतलब अपने ऑफिस के बगल में रेनेसा है। जी। ठीक है, ताज है। अच्छा। ठीक है, हायत है, इधर आपका सराका लेबुआ है, उधर हिल्टन है। तो अगर हमारे पास हमसे कोई गेस्ट हमको कह रहा है कि चल करके कहीं काम करना है, तो हमें किसी जगह जाने में प्रॉब्लम थोड़ी ना। ओके। ठीक है। और जब आपके पास अपने खुद के गेस्ट होते हैं ना, तो आप होटल से जाकर के अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नेगोशिएट करते हो कि आपको क्या दोगे। भाई उस केस में तो हम राजा है ना, कि आप हमें क्या दोगे। हाँ, जब क्लाइंट आपको डायरेक्ट सिलेक्ट करके ले जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है। तो जब हमारे हाथ में सब कुछ है, तो हम कई बार ऐसा होता है जब हमको लगता है कि होटल हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा, हम मेन्यू चेंज कर देते हैं। भाई तो गेस्ट को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए ना कि अगर आप किसी को किसी वेन्यू पे लेकर के जा रहे हो तो वहाँ पे आपका फंक्शन बढ़िया तरीके से होगा। तो वो कमिटमेंट हम देते हैं उसको कि हमने कहा फलानी जगह हम जा रहे हैं, आपको रेट भी कम मिलेंगे, सर्विसेज भी अच्छी मिलेंगी, खाना भी अच्छा मिलेगा। तो ऐसे ही दुनिया चल रही है अभी तक। तो
और अभी तो सिर्फ ये इंडस्ट्री जितनी बड़ी है ना उतनी बड़ी समझी नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कि आज की वक्त में लोग हल्दी का फंक्शन इतना बड़ा कराए ले रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। लोगों का संगीत का फंक्शन इतना बड़ा हुआ जा रहा है कि जिसमें आप नहीं ध्यान दे पाते हैं कि यार इतना बड़ा संगीत का फंक्शन हो गया। जिसकी पॉकेट अलाउ करती है वो कहता है सेलिब्रिटी को बुलाओ, बेहतरीन डीजे चाहिए हमको, मतलब डीजे इन द सेंस जॉकी, हमें फलाने क्लब वाला जॉकी चाहिए अपने उसमें, कि पहले तो पार्टी चलेगी फिर आफ्टर पार्टी चलेगी, और आफ्टर पार्टी में किसी को ट्रांस चाहिए है कि बॉलीवुड चाहिए है, ये तो उसकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है ना। सही बात। भाई संगीत फंक्शन इसीलिए होता ही है एंजॉय करने के लिए। अच्छा, संगीत के फंक्शन का ना मतलब एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे जब कोई पार्टी आती है आपके पास अपने इवेंट को डिस्कशन करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग संगीत के फंक्शन में जब परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ में, तो वो एलईडी वाले स्टेज की डिमांड करते हैं कि मुझे बैकड्रॉप पे एलईडी चाहिए, जबकि फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो मतलब कभी आप उनको इस चीज़ के लिए इंसिस्ट करते हैं अपनी तरफ से कि मतलब आपका क्या गोल है, क्या मोटिव है, क्या आप उनको अपने हिसाब से गाइड करते हैं सारी चीज़ें? देखिए, संगीत में अगर एलईडी स्टेज पे है जी। तो वो फिर स्टेज की जान है, अच्छा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोल आता है जी। हमारे जो एलईडी का जो जॉकी होता है, अच्छा। ठीक है, जिसे वीजे कहते हैं, वीडियो जॉकी हम कहते हैं। ओके। जैसे डीजे होता है, डिस्क जॉकी होता है जो हमारा म्यूजिक संभालता है, ऐसे ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीजे। उस वीजे को सेंस होना चाहिए है कि जब परफॉर्मेंसेज हो रही हैं और एलईडी चल रही है तो बैकड्रॉप पे तो क्या बैकड्रॉप पे क्या set- विजुअल्स चलने चाहिए। राइट राइट राइट। क्योंकि अगर वो बैकड्रॉप पे विजुअल्स बहुत ब्राइट कर देगा तो कपल अंधेरे में चला जाएगा और फोटोग्राफी में पूरा कपल डार्क दिखेगा। सही बात। तो उस कंडीशन में भैया मेरे ख्याल से लाइटिंग फिर और का काम और बढ़ जाता है। अगर आपके पास लाइट इंजीनियर है जैसा आपने बताया, तो मेरे ख्याल से तब जाके वो बैलेंस हो सकती है। ये सब कुछ और सब कुछ जी। वीजे का ही काम है। अच्छा। क्योंकि देखिए, जब संगीत का फंक्शन चल रहा होता है तो आपने हमेशा देखा होगा कि ऊपर एक अलग से सिल्वर ट्रस लगी होती है। हाँ जी। और सिल्वर ट्रस पे बहुत सारी एलईडी लगी होती है, जिसे है। पार कैंस कहते हैं। जी जी जी। पार कैंस के साथ में मूविंग हेड्स लगे होते हैं, स्पॉट लगी होती है, जी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ थ्रोअर्स लगे होते हैं, एलईडी बीम्स लगी होती हैं जैसे बीम पार कहते हैं, तो बहुत सारी लाइट लगी होती हैं। ये वीजे का ही काम है, ठीक है। या आप कह लिए कि अगर इसको एक हाई एंड वाले वर्ड पे सुना जाए तो टेक राइडर का काम है कि स्टेज पे कैसे क्या चलना है। तो हर चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर आप वो नहीं रखेंगे और आप सोचेंगे कि हमने यार वो दिल्ली वाला इवेंट देखा था, उसमें ऐसा ऐसा था, उसको ऐसे कर लिया जाए, तो ये जुगाड़ से ऐसा हो सकता है। तो शादी में जुगाड़ नहीं चलती है। आपने भी इस पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान दो सेगमेंट की आपने बात करी मोटी मोटी। एक तो वो जो पॉलिटिशियन जो हाई क्लास है, और दूसरे वो जो सर्विस क्लास के जो इलाइट क्लास के लोग हैं। ये दोनों जो कैटेगरीज हैं, सबसे बेस्ट आपको कौन सी लगती है? आपके टेस्ट की कौन है? यार सबको डिपेंड करता है कि आपके रिश्ते कैसे हैं क्लाइंट से। अच्छा। भाई हमारे लिए पॉलिटिकल वाले भी सब वही हैं और ब्यूरोक्रेसी वाले भी वही हैं। जिस जगह पे गेस्ट को आप पे भरोसा होगा, गेस्ट आपको पहले से जानता होगा, ठीक है, या गेस्ट, हम साफ कहते हैं गेस्ट से कि आपको किसी एक इंसान पे भरोसा करना पड़ेगा जी। अगर आपको अपनी बेटी या बेटा का फंक्शन को करवाना है तो आपको किसी भी एक पे तो भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। और वो भरोसा ही सब कुछ करता है, उस भरोसे पे ही सब कुछ होता है। भाई हम काम कर रहे हैं, हम काम करना जानते हैं, ये आपको समझना चाहिए। आप तभी हमको हायर करेंगे, वरना आप हमको हायर नहीं करेंगे कि हम काम कर लेते हैं। तो जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। और एक बार भरोसा होता है, क्लाइंट बहुत चिल रहता है। मेरे अभी तक के करियर में मैंने बाय गॉड ग्रेस कोई फेलियर नहीं देखा। अच्छा स्ट्राइक रेट है आपका? ठीक है, हमारा स्ट्राइक रेट 100% है। क्या बात है। ठीक है, और स्ट्राइक रेट के साथ साथ आप ये समझ के चलिए कि हम जो कुछ कमिट करते हैं, ठीक है, उसको डिलीवर करके आते हैं। हम कोई ऐसा फेक कमिटमेंट नहीं करते हैं काम लेने के चक्कर में कि यार उसको हम एग्जीक्यूट ना कर पाए। हम बहुत बार दिमाग में R&D कर लेते हैं
क्लाइंट को ओके करने से पहले। और अगर एक बार ओके कर दिया तो हमारा दिमाग कहता है कि हाँ ये काम हो जाएगा, वरना वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। भैया टीएमटी के साथ काम करके आपको सबसे यूनिक पार्ट क्या लगता है? कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपने कोई डेकोरेशन करी हो और जब आपको उसका आउटपुट मिला हो तो एकदम यूनिक लगा हो आपको? यार देखो, टीएमटी के साथ सबसे अच्छा एडवांटेज क्या रहा कि गुंजन और उसकी टीम बहुत यंग है, और मेरा हमेशा से एक जो झुकाव है यार, वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा सीनियर लोगों के साथ नहीं आ पाता। मैंने जो लखनऊ के पुराने बड़े कह लो कि फ़ोटोग्राफी स्टूडियोज़ हैं, क्योंकि वो सालों पुराने हैं, उसमें सालों पुराने फ़ोटोग्राफर्स हैं, उनका काम अच्छा है, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में होता है, कंफर्टेबल होता है लोगों के साथ में। तो टीएमटी की टीम बड़ी अच्छी है। अब मान लो कि मुझे कोई स्पेसिफिक शॉट चाहिए जिसको क्लाइंट से लेना देना नहीं है। अब मैंने कहा यार मुझे वो ड्रोन से ऐसे करके ऐसे स्टेज का लुक निकाल के देना मुझे चाहिए, तो टीएमटी की टीमें करके दे देती है। अब जैसे मान लो कि टीएमटी हमारे साथ काम कर रही है, तो टीएमटी का विजन कई बार हमको हेल्प लेनी पड़ती है कि जब हमने सेटअप रेडी कर दिया और हम बिफोर टाइम हैं, तो हम हमेशा फोटोग्राफर से कहते हैं कि एक वीडियो ऐसा देखो कि क्या मेरा डेकोर कैमरा में वैसा ही आ रहा है जैसा आंखों से दिख रहा है। राइट। क्योंकि आंखों से दिखने वाला जो डेकोर होता है वो एक अलग प्लीज देता है, और जो एक फ्रेम के अंदर डेकोर आता है वो एक अलग व्यू देता है। तो कई बार हुआ है कि हमने कुछ चीज़ें सेटअप करी, हमने अगर मान लिए कि कहीं पे कोई लाइट थ्रो करी है और वो लाइट कैमरा में एक अलग सा डार्क इम्पैक्ट दे रही है, या कोई प्रॉप जो हमने यूज़ किया है वो कैमरा में टेढ़ा दिख रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जब हम सब कुछ सेट हो जाता है तो कैमरा के फ्रेम में देखते हैं कि हमारे झूमर एकदम सीधे हैं, झूमर के जितने भी आर्म्स हैं कोई टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो नेचुरल आई में नहीं दिखता है, लेकिन जब हम कैमरा का फ्रेम शूट कर रहे होते हैं तो उसमें पकड़ में आ जाता है। राइट। तो ये भी एडवांटेज है, क्योंकि कैमरा की टीम पहले से हमारे साथ मौजूद रहती है, और जब सेटअप पहले से रेडी होता है तो ये जो चेंजेस करने होते हैं गेस्ट के आने से पहले, क्लाइंट के आने से पहले, हम वो सब कुछ कर लेते हैं। मैंने अभी जैसा अभी आपने बताया कि आपके साथ आपने काफ़ी काम किया भैया लोकेशंस पे, और मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि आपके साथ काम करने में ना मुझे एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है पता है वो क्या है? वो है आपकी टाइमिंग। आप बहुत पैशनेट हो, आप समय से पहले चीज़ें रेडी कर देते हो। एज ए फोटोग्राफर्स हम लोगों ने कई जगह ऐसा देखा है कि डेकोरेशन 7:30-8 बजे तक चलती रहती है और हम लोगों को क्लीन विजुअल्स नहीं मिलते उसके। लेकिन आपके साथ हमने जितनी बार भी काम किया है, आप मतलब बिल टाइम पे मतलब सारी चीज़ें रेडी कर देते हो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ मतलब मुझे आपके काम में लगती है। ये होता क्या है कि जब आप अपनी टीम को ब्रीफ करते हो कि काम ये होना है, तो उसकी प्लानिंग पहले से होती है कि वहाँ पे एट द डे ऑफ इवेंट कोई goof ऑफ ना हो। goof अप इन द सेंस कि हमने मान लो क्लाइंट को कमिट कर दिया कि हम स्टेज को 12 फीट पे बना देंगे, अब पता लगा वहाँ पे स्टेज 12 फीट पे लग ही नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसे कहा जाता है हम लोग की बात में कि वेन्यू फ्रेंडली हम लोग के लिए कौन सा है। ओके। जो वेन्यू फ्रेंडली टर्म निकला था, तो लखनऊ शहर में कौन से ऐसे वेन्यू है जो हम लोग के लिए फ्रेंडली है। ओके। अब वो वेन्यू फ्रेंडली कुछ नहीं होता है, ये आपकी नॉलेज पे सब कुछ है कि आपको पता होना चाहिए कि फलाने होटल की हाइट कितनी है। ठीक है, जब आप उस हाइट में स्ट्रक्चर लगाओगे तो वो कहाँ ऊपर टच होगा, कहाँ फॉल सीलिंग में टकराएगा, कितना गैप रहेगा, कितना नहीं रहेगा। तो कहीं कुछ नहीं, हर वेन्यू एक जैसा है। किसी वेन्यू में हाइट ज़्यादा है, किसी में चौड़ान ज़्यादा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, सब कुछ डिफरेंट है। आप वेन्यू को कितना जानते हो, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे आज भी याद है एक वेडिंग में हम लोग लेबुआ में काम कर रहे थे आपके साथ में, और शाम को वही 9:30-10 बजे के करीब का जयमाल था। सर्दियों की वेडिंग थी। आपको पता होगा कि 6:30 बजे या 6 बजे के समथिंग क्लाइंट ने एक अचानक से एक डिमांड कर दी थी कि मुझे जयमाला में फ्लावर शावर चाहिए, और आप ऑलरेडी 2 इवेंट लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा हसल था।
बट क्लाइंट की उस डिमांड को आपने बिल्कुल टाइमली फुलफिल किया था भैया वहाँ पे, और जयमाल बिल्कुल राइट टाइम हुआ और फ्लावर भी उसमें, मतलब ये जो चीज़ है ये ना वो यहाँ कम लोगों के अंदर है भैया, ना के बराबर ही आप समझ लीजिए। यार देखो क्या होता है ना कि जैसे आप जब काम करते हो तो आपके पास हर चीज़ के मल्टीपल वेंडर्स होते हैं। उस वेंडर्स में कुछ ए ग्रेड होते हैं, कुछ बी ग्रेड होते हैं, कुछ सी ग्रेड होते हैं। हर वेंडर को आप मौका भी नहीं दे पाते हो। जैसे आप हमारे साथ फोटोग्राफीज में इन्वॉल्व रहते हो तो हमारे साथ और लोग भी हैं। तो हो सकता है जिस दिन हमारे 2 सेटअप होते हैं उस दिन आप एक सेटअप पे होते हो, दूसरी टीम दूसरी सेटअप पे होती है। राइट। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो क्लाइंट ने लास्ट मोमेंट में मुझसे कहा कि यार जयमाल में यार वो पंखुड़ियाँ कैसे गिरेंगी ऊपर से। हाँ वही मैंने आपसे तो बताया। हमने कहा यार जी। हाथों से फेंक दी, कहने नहीं यार वो मशीन से चलवानी है। मशीन से चलवानी है। राइट। अच्छा बजा था वही 6 साढ़े 6 बजा था। हाँ। हालांकि उस दिन मेरे पास जहाँ पे दूसरे फंक्शन में 2 मशीन, जनरली हम लोग 2 मशीन भेजते हैं जी कि एक बैकअप में रहे, जी ठीक है, कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो एक मशीन बैकअप में तो रहे। जी जी। तो उस दिन हमने जब उससे जाके वहाँ बोला, चेक करवाया, तो हमने कहा तो दोनों मशीन एकदम राइट टाइम है ना, तो कह रहे हाँ साहब दोनों एकदम राइट टाइम चल रही हैं। तो हमने कहा एक काम करो, एक मशीन वहीं रखो और एक मशीन ले करके पेटल्स के साथ में यहाँ भेज दो। तो उस तरीके से हमने दोनों जगहों पे कर लिया था। और हालांकि एक ही मशीन सफिशिएंट होती है जी फ्लावर शावरिंग के लिए, जी जी। 2 मशीन्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लोग अगर ज़बरदस्ती चाहते हैं कि दोनों तरफ से शावरिंग हो तो दोनों तरफ से भी करा दी जाती। लेकिन अब उस दिन था तो करवा दिया गया था। अब कभी कई बार ऐसा होता है कि हमको भी बोलना पड़ता है भाई हम शक्तिमान नहीं हैं। तो हम शक्तिमान वाली पावर्स के साथ नहीं हैं कि जो है आपको हम सब कुछ दे दें। आप टाइम अगर दोगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कितनी बार ऐसा हुआ कि गेस्ट, जैसे हमारा फ्लोरल्स अपना इन हाउस है, तो हम गेस्ट से बोलते हैं कि जयमाल आपको हमसे चाहिए है कि आप अपनी बनवाओगे। तो गेस्ट कहता है नहीं हम अपनी जयमाल बनवा के लेके आएंगे। ठीक है, हमने कितनी बार जयमाल होते हुए देखा कि जयमाल टूट भी गई है। भाई जब दूल्हा दुल्हन हवा में उठाए जाते हैं जयमाल पहनाने के लिए, तो जयमाल टूट भी जाती है। जी जी जी। ठीक है जी। तो भाई जिसके यहाँ से आप जयमाल लेके आए उसको उससे मतलब थोड़ी ना है कि शादी में जयमाल टूट रही है कि क्या हो रहा है। भाई हम आपने जयमाल मांगे, हमने जयमाल बढ़िया बना के दे दिया आपको। अब आप वहाँ कुश्ती लड़ोगे उसके साथ, सही बात है। तो क्या होगा। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि जयमाल टूट गई, जयमाल नहीं आ पाई, हमने लास्ट मोमेंट में जयमाल बना के दी। ठीक है, क्लाइंट ने एकदम से कह दिया कि यार वो फूलों की चादर तो है नहीं यार। तो हमने कहा आपने सर मुझसे कही थी क्या, मैंने तो आपसे बोला तो आपने मना कर दिया था कि फूलों की चादर नहीं चाहिए, यार नावेद कहीं से मैनेज कर लो। हमने वो भी मैनेज किया। एक बार तो ऐसा इंसिडेंट है कि लड़के वाले बारात का बैंड ही बुक करना भूल गए। मतलब वो इवेंट को आपको दिया और उसमें बैंड, मतलब वो डिस्कशन नहीं था, मतलब उस डिस्कशन में क्लाइंट बाहर का था। अच्छा। उन्होंने बारात बैंड की बात ही नहीं करी, बारात का बैंड ही भूल गए। अब वो जो है जी। शाम को 6 बजे के आसपास जो है बाहर जाकर के टहले टूले होंगे कि यार वो बैंड वाले कहाँ लगे। हमने कहा कौन से बैंड वाले हैं। तो कहने अरे वो बारात का बैंड। हमने कहा मुझे क्या पता कहाँ लगे होंगे भाई, किसने बात करी है। तो कहने आपसे बात नहीं हुई। हमने कहा मुझसे क्यों बात होगी यार, मेरे से क्या लेने देना। तो उसने अपने भाई को फ़ोन किया, वो कह रहे यार मैंने तो किसी से बात ही नहीं करी, मुझे लगा आप कर रहे होगे। अब उनकी मम्मी आ गई कि यार तुम लोगों ने क्या किया है, बारात का बैंड ही नहीं है, बारात कैसे जाएगी। तो हमारे पास आए तो यार नावेद ब्लंडर हो गया है और ये है वो है। तो हमने कहा आप क्या करें। कह रहे हैं कुछ हो सकता है क्या। हमने कहा उम्मीद तो नहीं है लेकिन फिर भी रुकिए मुझे प्रयास करने दीजिए। हमने कहा कितने बजे आप लोग बारात उठाएंगे, कितना समय है हमारे पास। तो कह रहे यार बारात 9 साढ़े 9 से पहले तो उठेगी नहीं। हमने अच्छा ठीक है। अब पीक डेट होती है यार, बारात बैंड खाली होना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी मैंने जो है इधर उधर फ़ोन घुमाना शुरू किया और बेटर लक नेक्स्ट टाइम वाली कंडीशन थी। फिर हमारा एक बहुत फिट लड़का है जो ढोल का काम करता है, हमने उसको फ़ोन किया, मैं कहाँ हूँ। कह रहे भैया साइड में है। हमने लड़के हैं, कह रहे कितने चाहिए। हमने कहा मतलब 6 से 8 लड़के चाहिए। अच्छा।
तो कहने के क्या हो गया? अरे हमने कहा यार वो बैंड वाले ने दांव दे दिया है, बैंड वाला आया नहीं है, तो अब बारात होटल से ही निकलनी है, नाच करके वापस होटल पे ही आनी है। जी। हमने कहा 8 लड़के भेज दो ढोल लेकर के, तो मज़ा आ जाए कुछ। तो कहना है भैया बस आधे घंटे का समय दिया, हम लोग पहुँच रहे हैं। तो वो 8 लड़के लेकर के वहीं पे आ गए। हमने आंटी से कहा, हमने कहा देखिए ऐसा है, जब तक आप इन ढोल वालों के साथ मौज कर आइए, हम कुछ माहौल बनाते हैं कहीं ना कहीं से। अच्छा। तो अच्छा, मेरा ऑफिस गोमती नगर में है, रेनेसा के बगल में, ताज के बगल में ही है। जी जी। तो रेनेसा और ताज में सीजन में 2-3 बैंड वाले होते ही होते हैं, क्योंकि ताज में 1-2 शादियां होती हैं, क्योंकि वेन्यू ज़्यादा है वहाँ। रेनेसा में हमने फ़ौरन फ़ोन किया ऑफिस, हमने जाओ ज़रा बाहर देखो, कोई बारात क्रॉस करी, कोई बारात जो है वहाँ से जनवासे वाले पॉइंट से आगे बढ़ के होटल तक पहुँची। तो कह रहे हैं भैया एक बारात वहीं मंदिर पे खड़ी है, एक बारात अपने मॉल के सामने से गुजर रही है, और एक ताज के गेट से बाहर निकल रही है। अच्छा। हाँ। एक ताज के गेट से बाहर निकल रही, एक रास्ते में और एक वहीं पीछे खड़ी हुई है। तो हमने कहा जो गेट से बाहर निकल रही है ताज से, उसके मैनेजर से मेरी बात कराओ जाके तुरंत। वो गया भागता भागता। हमने भैया फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गई? कहने हाँ भैया खत्म हो गई। दूसरी शिफ्ट है कहीं? कहने नहीं। हमने बगल का ही होटल है, करोगे सेकंड शिफ्ट? कहने हाँ भैया क्यों नहीं करेंगे। हमने आंटी से बात की, हमने कहा बैंड वाला मिल गया, बुला लें? हाँ हाँ बिल्कुल बुला लो। 15 मिनट के अंदर बैंड ताज से आकर के लेबुआ पे खड़ा हो गया था। तो ये तो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि आपको वहां पे मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप कोई शक्तिमान थोड़ी ना है, बस आपने वो कॉन्टैक्ट सही भिड़ाया और वो भिड़ गया और आपका काम हो गया। और ऐसे ही ओकेजन पे क्लाइंट आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रखता है कि आपने ऐसी कंडीशन पे उसकी मदद करा दी। और क्या है, पैसा तो कम ज़्यादा सब कमा ही लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर किसी मान लीजिए कस्टमर का बजट बहुत टाइट है, तो उसके लिए डेकोरेशन का क्या मतलब ऑप्शन रहता है, मतलब आपके पास में? यार ये सब कुछ डिपेंड करता है कि वेन्यू क्या है। अच्छा। भाई अगर मान लो वेन्यू पे हमको गेट पास देना है या कुछ चार्जेस देने हैं, तो वो कैसे फुलफिल होगा? भाई हम 25,000 रुपये में भी स्टेज बना देंगे और 5 लाख में भी स्टेज बन जाएगा, तो जयमाल तो हो ही जाएगी। तो बजट कम ज़्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करता। मुझे भैया ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी क्लाइंट लोकेशन जो यहाँ पे बहुत ओवर हाइप्ड है, जिनको मतलब उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, और मतलब शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए चाहे डेकोर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, उतना स्पेस नहीं रहता मतलब उसमें। तो मतलब कहाँ पे फॉल्ट होती है? मतलब क्या जो क्लाइंट होता है बस खाली वो बड़ा वेन्यू देख करके, जिसका ज़्यादा नाम सुना होता है, खाली वही देख करके बुक कर लेता है क्या, और चीज़ें का फैक्टर नहीं देखता क्या वहाँ पे? मैं आपको एक बात बताऊँ। हाँ पूर्वांचल के क्लाइंट थे जी। मेरे सामने, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बिटिया की शादी है और कार्ड पे ताज का ठप्पा चाहिए कि ताज का नाम आ जाए। अच्छा। और ताज में वेन्यू कोई खाली नहीं था, तो कह रहे पार्किंग ही दिला दो, पार्किंग कोई सजा देंगे, वहीं से शादी करवा देंगे। तो वेन्यू और नाम का इतना इम्पैक्ट होता है। ओके। दिखावे के लिए, बड़े नाम के लिए इतना इम्पैक्ट होता है। अब आप समझ लीजिए, शादी 100-200 लोगों की है, 100 ही लोगों की है, लेकिन उसमें नाम जो होता है वो बहुत मैटर करता है। कोई नहीं पूछता आया करके कि व्यवस्था कैसी थी। अगर इवेंट अच्छा हो गया, इवेंट अगर सकुशल हो करके संपन्न हो गया, तो कोई आकर के नहीं पूछता है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है। जो अभी नए यंग लोग हैं जो मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपकी इतनी ढेर सारी बातों को सुन करके कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी आ रही है और कहीं ना कहीं बहुत डर भी लग रहा है। तो जो ये नए लोग हैं, जैसे आपने बताया कि 6 लाख रुपए लेकर के वो फरारी हो गया, एकदम से प्रेशर नहीं हैंडल कर पाया। ऐसे हर साल बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ यही काम करने आते हैं कि पैसे लेके भाग जाते हैं। हर साल होता है ऐसा। भाई गेस्ट को चाहिए है कि वो देखे, परखे, इवेंट कंपनी के ऑफिस जाए, फिजिकली वेरीफाई करे कि इवेंट कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और उसके बाद पेमेंट दे। और नए लोगों को बस हम यही एक सलाह तो नहीं कहेंगे, लेकिन बस सिर्फ यही बात कहना चाहते हैं कि किसी की बिटिया की शादी अगर है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको लेकर के ये ना सोचा जाए कि इससे आप 50,000 रुपये, लाख रुपए कमा सकते हैं और ये बिजनेस है। क्योंकि अगर उसकी शादी, उसकी विदाई होने में कुछ भी गड़बड़ी हो गई
तो उसके लिए वो ज़िंदगी भर का एक इशू बन जाता है। तो ये बिजनेस खिलवाड़ वाला बिजनेस नहीं है। इसमें देर इज़ नो सेकेंड डे। इसमें ऐसा नहीं है कि आज अच्छा नहीं हुआ हम कल अच्छा कर देंगे। हमें बैटिंग करनी है और सेंचुरी बनानी है। इसमें कोई सेकेंड डे नहीं होता। अच्छा, जैसे हम लोगों की फोटोग्राफी में हर चीज़ कस्टमाइज़ के हिसाब से हम लोग कोटेशन डिसाइड करते हैं, तो ऐसे ही आप लोग भी मतलब हर क्लाइंट के लिए एक अलग कस्टमाइजेशन बजट का ऑप्शन होता है भैया, या आपने भी पैकेज बना करके रखे हुए हैं? अब ना कोई पैकेज देखता है जी। ना कोई कुछ कहता है। क्लाइंट बता देता है मेरा इतना बजट है। अच्छा, बजट बता देता है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? हम उसमें बता देते हैं कि भैया हम इतना कर सकते हैं उसमें। आपके फील्ड में बेसिकली क्लाइंट जो आकर के अपना एक बजट तो बताता है कि हाँ मेरा 10 लाख बजट है कि मेरा 50 लाख बजट। वो ऐसे नहीं कहता है। हाँ वो ये नहीं कहता कि मेरा इतना बजट है। हाँ। जब वो हमसे पूछता है कि वो खर्चा कितना आएगा, अच्छा, तो हम उसको अच्छा, बताते हैं भैया खर्चा इतना आएगा, तो कहता है भैया इतना तो मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ। तो हम कहते हैं ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, इतना हो जाएगा। या हम पूछ लेते हैं मेरे सामने से कि आप कितना खर्चा करना चाह रहे हो, तो कहता भाई इतने तक में हम चाह रहे हैं कि हो जाए बढ़िया इंतजाम। तो हम कहते हैं ये फालतू चीज़ें हटा दो, ये फालतू चीज़ इसको हटा दो, इसका काम नहीं, इसका काम नहीं। मैंने ऐसे भी लोग भैया देखे हैं, और मतलब और भी जगह वेंडर्स को काम करते हुए इवेंट का, कि पार्टी बहुत पैसे वाली थी और काफ़ी पैसा खर्च किया उन लोगों। वेन्यू भी बहुत तगड़ा वेन्यू था लखनऊ का, लेकिन जो अब जैसे बारात वाले हैं, जैसे आपने बताया कि किसी का पैसा, अब किसी की बिटिया की शादी है और 50,000 कमाने की ना सोचो, उसी बात को मैं लेके बता रहा हूँ कि अब जैसे ढोल वाले हैं, ढोल वाले को वेल ड्रेस्ड नहीं भेजा। घोड़ी पे जब दूल्हा चढ़ता है तो जो घोड़ी पे चढ़ाने वाला जो बंदा था ना भैया, उसने बहुत वियर्ड ड्रेस पहन रखी थी, जो कि फ़ोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ से भी बहुत ख़राब था, और दूल्हा बहुत रिच था। और कहीं ना कहीं उतना पैसा खर्च होने के बाद भी जो वेंडर्स होते हैं ना, वो क्लाइंट के साथ मतलब कहाँ कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करते हैं, वो तो तब पता चलता है जब फोटोग्राफी क्लाइंट के पास में जाती है। देखिए गुंजन भाई, आपने अगर नोटिस किया हो जी तो हम लोग के पहले जैसे जैसे इवैल्यूएशन होता जा रहा है, जी ठीक है, इंडस्ट्री का, जी। तो पहले आपने देखा होगा कि हर टीम के लेबर ही बने टहलते थे। हाँ अब आपने देखा होगा लेबर्स भी यूनिफॉर्म में आ गए, जी जी। कि टेंटेज वाली टीम के पीछे प्रोडक्शन लिखा हुआ है, फ्लोरल वाले टीम के पीछे फ्लोरिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लाइट वाली टीम के पीछे लाइटिंग लिखा हुआ है, सबकी प्रॉपर टी शर्ट्स हैं, सब शूज़ में हैं। तो अब ये वेडिंग प्लानर को ही देखना है। गेस्ट अपनी मर्जी से घोड़ी वाला ले आएगा तो घोड़ी वाला सच करके नहीं आएगा उसके लिए। हाँ, इतनी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। जैसे हमारे क्या रेंटिंग ऑफ कार्स वाली सर्विस है कि अच्छा। आपको लग्जरी कार्स चाहिए हैं, हाँ। तो वी मेक श्योर ऑफ दिस थिंग कि अगर हम किसी गाड़ी को किसी क्लाइंट के पास भेज रहे हैं तो ड्राइवर मसाला खाने वाला ना हो, या एटलीस्ट उस ड्यूरेशन में वो ड्राइवर मसाला ना खा रहा हो गाड़ी के अंदर, गंदे सुंदे कपड़ों में, चप्पलों में ना हो। तो इट्स वी, क्योंकि वी आर प्रोफेशनल्स भाई। क्या आपकी गली मोहल्ले में कोई टेंट वाला नहीं है? आप उससे बोलो यार एक फंक्शन है, तंबू और बम्बू लगना, वो आकर के लगा देगा। जब वो आपकी टेबल के ऊपर जो कपड़ा बिछाएगा उस कपड़े में छेद है या वो गंदा है, उसको इससे थोड़ी ना मतलब है भाई। हमारे लिए तो ये शर्मिंदगी की बात हो जाएगी कि अगर हमने कर्टेन लगाया, कर्टेन में कोई छेद दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है जब हम लॉन्स में काम कर रहे होते हैं और हमने कहीं लाउंज बनाया या हमने कहीं कर्टेनिंग करी या वॉल बनाई, और उस वॉल पे जब तक सनसेट नहीं होता है तो हम लोग को डर लगा रहता है कि यहाँ पे कोई बर्ड की ड्रॉपिंग ना आ जाए। भाई मान ली कि ऊपर से अगर किसी भी पक्षी ने कुछ भी उसके ऊपर कर दिया तो वो तो सामने स्पॉट दिखेगा ना। तो हम लोग तो इतना सोचते हैं, कपड़ा छेद तो बहुत दूर की बात है। काम चाहे छोटा हो बड़ा हो, जब तक काम में फिनिशिंग नहीं होगी, काम में क्लास नहीं होगा, तब तक आपकी वैल्यू नहीं होगी। अब कम से कम ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे पास अपनी इतनी क्लाइंटेल तो है कि इस बार हमारे पास जो नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी की बुकिंग्स आ रही हैं वो डायरेक्ट क्लाइंट्स की आ रही हैं कि ना भाई डेट नोट कर लो, डेट नोट कर लो। तो यही हमने इतने सालों में कमाया है। एक भैया क्वेश्चन और ये है कि जो भी लोग, जो यंग जनरेशन है, जो अपनी जो 12th कर लेते हैं और कुछ एक नया ऑप्शन सोचते हैं,
ऐसे लोगों के लिए मतलब उनको शुरुआत कैसे करनी चाहिए इस काम को करने के लिए? भाई इंटर्नशिप करें। अब जैसे हमारे क्या हर बार लखनऊ के कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से इंटर्न्स आते हैं। अच्छा। इंटर्न्स आते हैं 2 महीना 3 महीना 1 महीना, जैसा उनका मन करता है, जैसा उनका इंटरेस्ट होता है, काम करते हैं। कुछ इंटर्न्स ऐसे होते हैं जो हमारे क्या जॉब करने लगते हैं। अच्छा। हमारे क्या से 3-4 लड़कियां लखनऊ में इस वक्त अपनी कंपनी खोल करके बैठी हुई काम कर रही हैं। अच्छा, तो वो जो बंदे हैं जो आपके यहाँ आते हैं इंटर्न करने के लिए, उनका बेसिकली प्रोफाइल क्या होता है? वो क्या चीज़ की पढ़ाई करके आते हैं? कुछ नहीं, हमको उससे मतलब नहीं। अच्छा। हमारे लिए एजुकेशन का मतलब ज़ीरो। ओके। ठीक है। हमारे क्या अलग अलग हेड्स हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान को पीपीटी बनाना आना चाहिए, पावर पॉइंट पे काम करना आना चाहिए। हाँ। कि हम जो पिक्चर्स को सॉर्ट करके जब गेस्ट को भेजते हैं, ठीक है, तो वो कैसे वो भेज सकता है। किसी को हम देखते हैं, किसी को एक्सेल पे अच्छे से काम करना आना चाहिए कि जो हमारी क्लाइंट लिस्ट है या हर क्लाइंट की जो डिटेलिंग लिस्ट है वो कैसे मेंटेन होनी है। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी लोग आए ना वो रॉ आए। ठीक है। उनको बस वही एक्सपीरियंस होना चाहिए कि उनके घर में उनकी बहन की शादी थी तो उस बहन की शादी में क्या हुआ। क्योंकि अगर वो पहले से दिमाग लगा करके आएगा कि वो अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, तो कभी सीख नहीं पाएगा। आपकी फील्ड में डिज़ाइनर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और जो 3D एनिमेशन की जो फील्ड है, इसका इंसर्ट किस जगह पे आप इससे बेनिफिट लेते हैं? डिज़ाइनिंग कई तरह की है जी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग अलग है, एनिमेशन 2D सेट डिज़ाइनिंग अलग है जी। और स्टाइलिंग अलग है। अच्छा। हाँ, देखिए ग्राफिक्स का काम आता है सिर्फ और सिर्फ आपका जब आपके वेलकम बोर्ड्स बनने होते हैं। जी। ठीक है। संगीत सेरेमनी, हल्दी राइट, सेरेमनी, राइट, राइट। इनविटेशन कार्ड, हाँ। स्टेशनरी जब बननी होती जी। है, ग्राफिक डिज़ाइनर का काम वहाँ पे आता है। ठीक है। सेट डिज़ाइनिंग में, एनिमेशन डिज़ाइनिंग में या इंटीरियर्स वाला जो लोग काम करते हैं ओके। उनको हम वेन्यू के मेजरमेंट्स देते हैं अच्छा। कि ये वेन्यू का मेजरमेंट है, जी। इसके हिसाब से पहले वेन्यू की लेआउटिंग करो। ओके। उस लेआउटिंग पे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे एक वेन्यू पे लिए हमने एक अच्छी बड़ी इंटीरियर्स की टीम लगा करके प्रॉपर मेजरमेंट करवा के उस लॉन के कम से कम 25 डिज़ाइन बनवाए थे। अच्छा। कि इसमें ऐसे ओपन हो सकता है, इसमें आधा ओपन हो सकता है, इसमें पूरा कवर हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। तो वो काम जो लोग आपके आर्किटेक्ट्स कैटेगरी के होते हैं जो 2D 3D पे काम कर लेते हैं उनका होता है। और फिर जो लोग स्टाइलिस्ट होते हैं उनका काम अलग लेवल का होता है। स्टाइलिंग कैसे करनी है, कैची पॉइंट्स कैसे डालने हैं, हाँ वेन्यू पे क्या ऐसा रख दिया जाए जो एक कैची एलिमेंट बन जाए। जैसे आजकल आपने देखा होगा एक शीशे का घोड़ा खड़ा हो जाता है करके, ठीक है, वो लोग वेलकम पे खड़ा कर देते हैं। तो लोगों को पता होना चाहिए है कि अगर हम कुछ एक ऐसा फ्लैशी एलिमेंट डाल रहे हैं तो उस एलिमेंट का यूटिलाइजेशन मल्टीपल उसमें हो। मान लिया आपने कोई बहुत अच्छी सी चीज़ एंट्रेंस गेट पे लगा दी, तो एंट्रेंस गेट पे खड़े हो कोई पिक्चर क्लिक कराएगा उसके साथ? नहीं कराएगा ना। जैसे आपको बीच में याद हो एक 360 कैमरा आया था, ठीक है। आया था कुछ दिन के लिए, आया था फिर गायब हो गया हाँ, था, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो अगर मान लो हम वो 360 कैमरा गेट पे लगा दें तो कितने लोग उस पर खड़े होकर वीडियो बनवाएंगे? हाँ, वो जो सेल्फी होता था। हाँ। तो ऐसे ही एलिमेंट्स स्टाइलिस्ट डिसाइड करता है कि कौन अच्छा। से एलिमेंट वेन्यू के बीच में कहाँ पे रखने चाहिए है जिसका यूटिलाइजेशन परमानेंट हो जाए। तो ये चीज़ होती है। आपने इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान 2-3 चीज़ों के नाम लिए, जैसे इवेंट प्लानर हो गया, डेकोरेटर हो गया, आपने नाम लिया वेडिंग डिज़ाइनर और स्टाइलिंग का। यूपी में तो जिस तरीके की वेडिंग्स होती हैं वो तो हम लोगों को पता है और आपको भी अच्छे से पता है। अब बात करते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर के। जो वेडिंग हम लोग गोवा में देख रहे हैं, उनके जो विजुअल्स हम लोग देखते हैं, जयपुर वगैरह के जो फोर्ट्स में जो वेडिंग्स होती हैं, तो उसकी जो स्टाइलिंग होती है, मतलब स्टाइलिंग का मतलब उसकी थीम को लेकर के है कि जैसे ब्राइड की जो एंट्री होगी वो किस तरीके से होगी, क्या पायरो चलेंगे वहाँ पे, क्या कलर बॉम्ब चलेंगे। तो ये जो एंट्री की जो प्लानिंग है या जो भी सोवर तरीके से जो चीज़ प्रेजेंट होगी एज ए विजुअली, ये किसका पार्ट होता है? ये डिज़ाइनिंग का जो पार्ट होता है? ये स्टाइलिस्ट का काम होता है। अच्छा। देखिए होता क्या है, हर चीज़ का पैसा है। जी। लखनऊ में अभी वो कल्चर नहीं है, ओके। आ रहा है, हो सकता है आने वाले कुछ टाइम पे आ जाए, क्योंकि लोगों को देख करके तो इंटरनेट पे बहुत अच्छा लगता है। जी।
हमारे पास तमाम लोग जयपुर की फ़ोटोज़, गोवा की फ़ोटोज़, इधर की फ़ोटोज़, उधर की फ़ोटोज़ भेजते हैं जी। कि हमें ऐसा सेटअप चाहिए। हाँ। लेकिन हर चीज़ के लिए एक अमाउंट है। सही बात है। जब तक वो अमाउंट फुलफिल नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। जैसे एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो शायद साल भर में 10 काम करते होंगे, अच्छा। सिर्फ 10 काम। इवेंट की कंपनी है। इवेंट कंपनी है, जी। लेकिन उनका एक काम 10 करोड़ का होता है। एक काम 10 करोड़ का होता है उनका, इससे ज़्यादा काम नहीं करते। उनका टर्नओवर 100 करोड़ का है या ज़्यादा का ही हो, लेकिन वो 10 काम ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि उनके एक काम में प्लानिंग 8 महीने 10 महीने की चली जाती है। आप ये समझ लीजिए कि उनका एग्जीक्यूशन का काम, मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसने अभी लखनऊ में कुछ साल पहले एक इवेंट किया था। अच्छा। इट टुक नियरली 30 to 40 days टू कंप्लीट दैट सेटअप। ओके। मतलब जो डेकोर था, जी जी। 40 दिन लगे थे कंप्लीट होने में। तो भाई उस लेवल की जब बातचीत होती है ना, तो उस लेवल का पैसा होता है। वो आप ऐसे नहीं मुंह उठाया कि यार ये काम होना, ये फोटो दिखाई, ये काम हुआ, कर दो। उस लेवल के जो लोग होते हैं ना, तो उस लेवल की प्लानिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अंबानी साहब की अगर बच्चों की शादी थी अभी, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने 10 दिन पहले मीटिंग करी होगी और 10 दिन में काम हो गया होगा? काफ़ी सालों की महीनों की, प्रोडक्शन सालों प्लानिंग की तो है। नहीं, लेकिन हाँ महीनों की प्रिपरेशन लगती है भाई, महीनों की। वरना आज की डेट में एक गुलाब का फूल आप ला करके रख दिए तो कितनी देर तक वो लास्ट करता है। और वहाँ पे सजावट हो रही है 3 दिन पहले से घर की, कि 3 दिन बाद तक ये फूल एकदम फ्रेश दिखने चाहिए, तो कैसे दिखेंगे? तो हर तरह की चीज़ें हैं, हर तरह के प्रोडक्ट हैं, हर तरह की सर्विस है मार्केट में। तो भैया पैसा खर्चा करोगे तो तमाशा देखोगे। तो ये क्वालिटी है नावेद भैया की और लखनऊ डेकोरेटर्स की। कितने पैशनेट तरीके से आज आपने हम लोगों को गाइड किया और इवेंट प्लानिंग और डेकोरेटर्स का असली मीनिंग आपने समझाया कि केवल पैसा कमाना नहीं होता है। ये फैक्ट है यार। जी। आप 100 शादियां कर लो, एक गड़बड़ हो जाए तो उस लड़की के फादर के दिल से कोई पूछे जिसकी शादी गड़बड़ हो गई। मेरे सामने अभी हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ था। मैं उस वेन्यू का नाम नहीं लूँगा, उस डेकोरेटर का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि कोई इंसान अपनी मर्जी से तो किसी का काम खराब करता नहीं। सही बात है। ठीक है, लेकिन उस वेन्यू पे सेटअप कंप्लीट नहीं हो पाया था। अच्छा। सेटअप हो ही नहीं पाया था, जिस दिन इवेंट था मेन। सामान ही नहीं आ पाया था। ओहो। अब उसके पीछे वजह कुछ भी हो, लेकिन उसकी शादी तो उसी दिन थी। तो बहुत बड़ा ब्लेंडर है। और जब मुझे होटल ने कॉल करके बुलाया कि यार वी हैव अ प्रॉब्लम, तुम आ सकते हो क्या, तुम कुछ हेल्प कर सकते हो क्या? तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने कहा भाई मैं अभी भी अगर कोशिश करूँगा कि गोडाउन पे गाड़ी लगवा कर सामान लोड करके यहाँ सामान मंगवाने में, तो भी कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे। और अब शाम के 7 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 बजे, रात के 10 बजे से सामान आएगा तो लगेगा कब, और शादी कब होगी? क्लाइंट बिल्कुल म्यूट था, म्यूट, कुछ बोल ही नहीं रहा था वो। बाद में उसने सबके ऊपर FIR करी, जो लोग उसमें थे। तो ये चीज़ कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, कभी भी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी हम वेंडर्स की भी होती है, हम प्लानर्स की भी होती है, डेकोरेटर्स की भी होती है, कि इतने ज़्यादा काम नहीं लें जिसमें लोगों के काम ख़राब हो जाए। कुछ लोगों का ये मानना है आज हमारे पास 10 काम लगे यार, 5 खराब हो गए तो क्या हुआ, 5 से पैसा नहीं आएगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक जैसे भैया वेडिंग के काम से पहले हम एक मूवी का भी काम करते थे, मूवी इंडस्ट्री में भी रहे हम काफ़ी साल। तो उसमें एक चीज़ होती है आर्ट डायरेक्शन की लेकर के। जैसे अगर हमें कोई भी सीन शूट करना होता है तो उसको क्रिएट किया जाता है, मतलब जैसे आप लोग करते हैं, मतलब चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो मतलब देखने में कैमरे के अंदर तो वो चीज़ लगती है कि हाँ
काफ़ी बड़ी जगह होगी, लेकिन जब उसको हटाएंगे ना तो बिल्कुल जुगाड़ से होता है, मतलब वो सारी चीज़ें सेट डिज़ाइनिंग सेट डिज़ाइनिंग या जो भी था। हम लोग बेसिकली बात बजट का करने जा रहे हैं कि अगर हम लोग क्लाइंट जिसका बजट कम है, क्या उसको शूटिंग विजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसके बजट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? भाई देखो यार, वो कहावत है ना जी। कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मिठास होगी ना। जी। अगर आप गुड़ ही नहीं डालोगे हाँ। तो मीठा कैसे होगा? हर चीज़ का एक खर्चा होता है, हर एक चीज़ का। वो खर्चा जब तक मीटअप नहीं होगा तो कैसे काम होगा? क्योंकि हमने देखा है भैया 3 लाख की जो शादी जो लोग खर्चा करते हैं, उसमें अगर परफेक्ट लाइटिंग और टाइमिंग नहीं होती है तो पूरा स्पॉयल हो जाती है। और कहीं कहीं पे तो हमने ये भी देखा है कि 1 लाख रुपए के मिनिमल डेकोरेशन में और गोल्डन हावर लाइट में अगर चीज़ें हुई हैं तो वो बहुत अच्छी हो जाती है। सारा खेल आपकी नॉलेज का है ना। भाई देखिए, आप जैसे हम जब अपने के यहाँ जूनियर्स को ट्रेन करते हैं जी। तो हम कभी कभी उनसे कहते हैं जाओ करो जाके काम, हम नहीं जाएंगे, तुम ही लोग जाओ। हम भले ही छुप करके पीछे से वॉच कर रहे होते हैं, उनके सामने नहीं जाते हैं। हम कहते हैं जब तक जाकर के पेन लोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे क्या के इंटर्न्स हैं, हमने उनको भेजा है वो सिचुएशन फेस करने के लिए। मैं साइड में खड़ा हूँ, आपके साथ फ़ोन पे हूँ, कुछ भी हो उनको प्रेशर भले ही दीजिएगा लेकिन बता मुझे कि मैं ही कराऊंगा पीछे से खड़े हो। तो क्लाइंट हंसते भी हैं कि क्यों जान ले रहे हो इनकी। हमने जब तक इनको वो प्रेशर नहीं आएगा ना तब तक लोग सीखेंगे नहीं। तो फाइनली भैया हम लोग आज अपने इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। और बहुत बहुत थैंक यू, आपने हम लोगों की ऑडियंस को गाइड किया और एक इम्पोर्टेंस को दिखाया कि जो दिमाग में लोगों के लैकिंग होती है ना कि अलग अलग वेंडर पकड़ने की, कम से कम एक बंदे को पकड़ो जिसके अंदर पैशन है, जिसके पास विजन है और वो कई सालों से काम कर रहा है, तो कई चीज़ों का मतलब शॉर्ट आउट हो जाती है, मतलब उनके पैसे वैल्यू फॉर मनी हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, ये तो फैक्ट है। अब ये तो जो है ये क्लाइंट्स को समझना चाहिए, गेस्ट को समझना चाहिए। प्लीज़ आप लोग समझिए। और आने वाले अपकमिंग सीज़न में अगर आप लखनऊ में वेडिंग प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ लखनऊ डेकोरेटर्स को कॉल करिए। और नावेद भैया को की जो सर्विस है ना वो बहुत पैशनेट सर्विस है, प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर इन्जॉय करिए। मिलते हैं TMT अनफिल्टर्ड के एक और हस्ती के साथ नेक्स्ट एपिसोड में।